हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवर्ड हुआ। उसके बाद हमने देखा कि आपके जो मॉडल्स आए नए-नए, सबसे पहले जे थॉमसन ने मॉडल दिया, फिर उसके बाद आपके रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, उसके बाद आपके आते हैं बोर्ड्स ने मॉडल दिया, इसके बाद हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सभी के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं। तो पहले लेक्चर में हमने ये सब के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो आपके मॉडर्न एटॉमिक मॉडल्स आए, यानी जिसको हम क्वांटम मॉडल्स भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसी लेक्चर में हम बात करेंगे सभी क्वांटम नंबर, जितने भी आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अबाहु करोल्स एंड हाइगन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऐसे बहुत सारे आपके इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की एक लाइन को इसमें कवर किया है, आपके कोई भी लाइन एनसीईआरटी का मिस नहीं होगा, आप बुक खोल के देख सकते हैं, ठीक। तो और साथ ही साथ आपके सभी पी वाई क्यूज़ को भी मैंने सॉल्व कराया है, क्योंकि अब आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं असर्शन रीजन से बन रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी की लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सभी लाइन को भी क्लियर किया है। अगर कोई लाइन एनसीईआरटी की छूटे नहीं है, इसीलिए आप मुझ पे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपके सभी नीट के क्वेश्चन, नीट में आने वाले भी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम का जो मैकेनिकल मॉडल है, क्वांटम ने क्या किया था, एटम के लिए एक मैकेनिकल मॉडल तैयार किया। ये मॉडल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसी मॉडल से आप बता सकते हैं कि कैसे कौन एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस सभी के बारे में एकदम क्लियर बता सकते हैं। पहले इन्होंने बस ये बताते थे लोग, तो पहले के जितने भी मॉडल्स आए थे उन्होंने बस यही बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। बस इन्होंने यही बताया, पर कितने न्यूक्लियस, कितने ऑर्बिटल्स में कितने न्यूक्लियस होते हैं, ये सब कुछ भी नहीं बताया कि एस में कितने आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, पी में कितने होते हैं, पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सब नहीं बताया। ये सब आपको मैकेनिकल मॉडल से ही पता चलेगा। इसमें आप पढ़ेंगे कि एस में 1 ऑर्बिटल्स होता है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 7 होते हैं। ऐसे पढ़ेंगे आप ये सभी के बारे में। तो ये सभी मैकेनिकल मॉडल्स ने ही दिया, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपके आते हैं श्रोडिंगर बहुत ही अच्छा, इनको मैथ का बहुत ही अच्छा नॉलेज था। इन्होंने बार-बार स्पेक्ट्रम लाइन हाइड्रोजन पे बार-बार अल्फा पार्टिकल गिराते थे, बार-बार इन्होंने देखते थे कि कितना कितना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखते थे कितना डेविएशन होता है उसमें। इससे इन्होंने उसका एकदम गजब का एनर्जी का लेवल बताया। तो इन्होंने अब एक इक्वेशन दे दिया, एनर्जी लेवल जो थे, यानी एनर्जी का उसके वेव फंक्शन के हिसाब से इन्होंने इक्वेशन तैयार किया। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा, जिससे आपका मैकेनिकल मॉडल तैयार हुआ, ठीक। तो देखिए एनसीईआरटी यही सब लिखा है पूरा। सबसे पहले श्रोडिंगर आते हैं। श्रोडिंगर क्या कहते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम। तो श्रोडिंगर का इक्वेशन सॉल्व किया गया हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक। इससे इन्होंने क्या देखा, इससे क्या पता चला, गिव पॉसिबल एनर्जी लेवल। इससे एनर्जी लेवल के बारे में पता चल गया, कौन कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं, इससे हमको पता चल गया। जब हाइड्रोजन एटम्स के बारे में उस पर गिराया गया अल्फा, मतलब कि अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्डमेंट किया गया तो उससे पता चला, ठीक। और उससे श्रोडिंगर का जो इक्वेशन था उसको सॉल्व करके आपको हाइड्रोजन, उसके एनर्जी लेवल के बारे में पता चल गया, ठीक। तो ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। तो श्रोडिंगर ने के ही इक्वेशन हमने क्या पता कर लिया, एनर्जी लेवल के बारे में पता किया। तो ये कभी पूछ सकता है, श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या किया, पॉसिबल एनर्जी लेवल को पता किया गया, ठीक। अब देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन से क्या हुआ, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो श्रोडिंगर ने क्या किया, गिव इक्वेशन, श्रोडिंगर ने इक्वेशन दिया कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ एनर्जी लेवल। तो श्रोडिंगर ने क्या किया कि वेव फंक्शन, जो उसका वेव का फंक्शन, किस तरह का वेव आ रहा है, वेव का फंक्शन और जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है उसको किसके साथ रिलेट किया, एनर्जी लेवल के साथ रिलेट करके अपना एक इक्वेशन दिया। तो एक बार फिर देख लीजिए, श्रोडिंगर ने अपने इक्वेशन के द्वारा क्या बताया, श्रोडिंगर ने अपने इक्वेशन को सॉल्व करके बताया जो वेव फंक्शन है ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो एसोसिएटेड है एनर्जी लेवल से, इन्होंने बताया। तो इन्होंने यही अपना फॉर्मूला दे दिया कि, तो देखिए श्रोडिंगर ने ये इक्वेशन दिया। इस देखिए एच बार जो है इसको हम बोलते हैं हेमिटोरेंट मतलब एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, जिससे आप पूरा बता सकते हो कि कितना इसका वेव का नेचर क्या है, मतलब वेव कितने वेव आ रहे हैं, ये सब बता सकते हैं। तो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है जिसको हम हेमिटोरेंट कहते हैं। तो हेमिटोरेंट वेव फंक्शन बराबर होता है एनर्जी वेव फंक्शन। ये क्या एनर्जी है, तो यही इक्वेशन देते हैं, हेमिटोरेंट वेव फंक्शन बराबर एनर्जी वेव फंक्शन। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, एडजस्ट मैंने लिख दिया है, ओके। तो श्रोडिंगर की इक्वेशन से क्या किसके लिए सॉल्व किया गया, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ एनर्जी लेवल, यही बताया गया श्रोडिंगर के इक्वेशन के द्वारा। तो फिर देख लीजिए क्या इनका इक्वेशन है, ये हेमिटोरेंट वेव फंक्शन बराबर एनर्जी वेव फंक्शन। हेमिटोरेंट वेव फंक्शन जो होता है बराबर होता है एनर्जी वेव फंक्शन के, ठीक। हेमिटोरेंट क्या एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आपके एनसीईआरटी में बस यही दिया है, यही,
इंपॉर्टेंट, इसको बहुत सारे लोग दिखवाते भी हैं, एच को सॉल्व करके दिखाते भी हैं, वो आपको नहीं याद करना है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, अब देखिए जो श्रोडिंगर का इक्वेशन, इसी को सॉल्व करके ही हमारे 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाती है। 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू हमको पता चलती है इसी इक्वेशन को सॉल्व करके। कौन-कौन सा है? देखिए इसी फाइंड द 3 क्वांटम नंबर, हम कितने तरह के क्वांटम नंबर हमको मिला, 3 तरह का क्वांटम नंबर मिला। तो कई बार पूछ भी सकता है एग्जामिनर कि कितने तरह के क्वांटम नंबर हमको मिल रहा है। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से 3 तरह के क्वांटम नंबर के बारे में पता चला। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एन से डिनोट करते हैं। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे एल से डिनोट करते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको एम से डिनोट करते हैं। ओके, तो अभी हम क्वांटम नंबर के बारे में बाद में बात करेंगे। हम एनसीईआरटी की लाइन से एकदम चल रहे हैं, एकदम लाइन से, ठीक। इसीलिए अभी क्वांटम नंबर के बारे में बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में, जिसको फाई स्क्वायर से नोट करते हैं। तो फाई क्या होता है? वो होता है वेव फंक्शन। आपको मैंने अभी दिखाया है, हैमिल्टोनियन वेव फंक्शन बराबर एनर्जी वेव फंक्शन। तो ये अभी मैंने दिखाया है, फाई क्या है? वेव फंक्शन है, ठीक। अब बात करते हैं ये जो है फाई स्क्वायर क्या है? ये बताता है प्रोबेबिलिटी, सॉरी बोलने में गलती हो गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताता है। इसको हम फाई स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो बस सिंपल से यही याद कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? कितने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ठीक। कितने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, उनकी कितनी पॉसिबिलिटी है, उसका क्या कर दीजिए। यदि आपको ज्ञात मतलब निकालना हो तो क्या कर दीजिए, वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। सिंपल से याद करिए, पॉसिबिलिटी डेंसिटी क्या है? यानी कि पॉसिबल ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल होगा वेव फंक्शन के, ठीक। वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो क्या होगा, उसके वेव फंक्शन, जो वेव आता है, जो वेव, उसी के उसका स्क्वायर कर दीजिए। वेव फंक्शन जो निकलता है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने पाए जा रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो यही है, एनसीईआरटी यही लिखता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है किसी पॉइंट पे, विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो ठीक, तो किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑर्बिट ऑफ वेव फंक्शन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल है वेव फंक्शन के, मतलब वेव फंक्शन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसे ही हम कहते हैं वेव फंक्शन के स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, ठीक। तो ये आपके एनसीईआरटी में है, बस जस्ट याद कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। आपको यदि ये निकालना है किसी जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं ये आपको निकालना है, तो क्या कर दीजिए, वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दीजिए। वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पाए जा रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आपका एनसीईआरटी ये लिखता है साफ साफ, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि वेव मान लीजिए वेव फंक्शन, मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। किसी का स्क्वायर टर्म है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। -2 का स्क्वायर कर दीजिए तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। इसीलिए हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होगा इसकी वैल्यू, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है, ठीक। स्क्वायर टर्म है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो बस आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाना है तो आप वेव फंक्शन स्क्वायर कर लीजिए, आपको पता चलेगा कितने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक। बस यही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर के बारे में। तो क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। ये 3 जो हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आपको श्रोडिंगर इक्वेशन से ही पता चल गया था, ठीक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है पहला, ठीक। अब बात करते हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है? किसी भी ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी, की कोई ऑर्बिटल कितना, इसका साइज कितना है, कितना बड़ा साइज है ये बताएगा, और इसकी एनर्जी कितनी है, उसमें एनर्जी कितनी है ये हमको बताएगा। तो हमको ये क्या बताता है? एक बार फिर से याद कर लीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? साइज और एनर्जी बताता है किसी भी ऑर्बिटल्स का, ठीक। अब हम बात करते हैं, देखिए मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़े ही होंगे, पी ब्लॉक या जो भी। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे 1s2 2s2 2p6, तो जो आगे वाला टर्म होता है यही आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके आगे वाला टर्म क्या होता है, यही हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, जो आगे वाला टर्म होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए मान लीजिए आपको दे दिया कोई 4s है, कोई 4p है, कोई 4d है, कोई 4f है, सब क्या है 4 वाले हैं, ठीक। हमसे पूछ दिया कि इसकी एनर्जी और साइज क्या होगी। तो जब देखिए सभी में सभी मतलब सेम ऑर्बिटल्स में है, यानी सभी सेम सेल में, ऐसा भी बोल, यानी सबकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यदि सेम है तो सभी की एनर्जी क्या होगी और साइज क्या होगी? सेम होगी, ठीक। तो यदि आपको मान लीजिए 4s दे दिया, 4p दे दिया, 4d दे दिया, 4f दे दिया, सभी 4 वाले दे दिए, ठीक। हमसे पूछ लिया इसकी एनर्जी, इसका साइज क्या होगा। तो सब यदि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही क्या बताता है? साइज और एनर्जी बताता है, ठीक। यदि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो क्या होगा? इनकी एनर्जी और साइज क्या होगा? सेम होगा। तो कभी आपको ये ऑर्डर भी बना के दे सकता है क्वेश्चन में कि इनकी एनर्जी और साइज क्या होगा, तो बस क्या होगा? सेम हो जाएगा। यदि सभी क्या है? एन सेम है तो, एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो,
ठीक। तो ये लाइन ये पहला लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी और साइज को बताता है, एकदम याद होना चाहिए आपको। ठीक, सभी एनसीईआरटी की लाइन का है। ठीक, अब ये दूसरा लाइन क्या है कि आइडेंटिफाई द सेल। तो ये कौन सा सेल में से, सेल कई तरह के होते हैं, के एल एम एन। ठीक, उसके बाद फिर आगे होता है के डैश ए एल एल, ऐसे ऐसे कई सारे सेल होते हैं। तो देखिए ये न्यूक्लियस होता है। अब मैं बोला था ना, सभी जो आपके आते हैं बोर्ड्स, ये सब जो आते हैं बोर्ड्स, रदरफोर्ड उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने चक्कर लगाते हैं, कितना कितना होता है, ये सब कुछ नहीं बताया था इन्होंने। अब इसके बारे में हमको आगे अब पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो देखिए ये है के, फिर आता है के सेल होता है, फिर उसके बाद एल सेल होता है, फिर एम सेल होता है, फिर एन सेल होता है। ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं, उसी सेल में चक्कर लगाता है और उनका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक, ये सब ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर में ही बता दिया था। तो देखिए मैं एकदम क्लियर, एकदम डीप में आपको जाके बता रहा हूँ, जबकि ये शॉर्ट है फिर भी मैं आपको एकदम डीप में बता रहा हूँ। ठीक, तो ये हमको क्या बताता है, सेल के बारे में बताता है। तो हमको 3 चीज़ से पता चलता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, साइज कितना बड़ा है, एनर्जी कितना है, और सेल कौन से सेल में, ये बताता है। ठीक, तो सेल के बारे में बताता है और डिटरमाइन करता है साइज और एनर्जी के बारे में। ठीक, आइए अब बात करते हैं। तो देखिए हमने बोला था ना कि क्या बताता है, साइज और एनर्जी बताता है, कितना साइज है कितना एनर्जी है। तो आपको ऑलरेडी मैंने बोर्ड्स का जो रेडियस वाला फॉर्मूला होता है, बोर्ड्स ने जो दिया था, आर बराबर का था 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड होता है। और एनर्जी क्या होता है, ई बराबर माइनस 2.18 इंटू टेन पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिखवाया था। ठीक, तो जहाँ एन क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, यहाँ एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होगा ही, ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको। तो देखिए ये है रेडियस का फॉर्मूला। ठीक, यदि मान लीजिए हम बात करेंगे कि एन इंक्रीज हो रहा है, यानी एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी ये देखिए के है, एल है, एम है, ऐसे एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखिए के की वैल्यू में 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ऐसे ही एन की वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है। जब एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, आर क्या होता है, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड होता है, और भी एंगस्ट्रॉम में होता है ये वैल्यू। ठीक, तो यानी यदि एन की वैल्यू बढ़ेगी तो जेड बढ़ेगा, हम यहाँ से देख सकते हैं। यही एनसीईआरटी लिखते हैं, एन इंक्रीज होने पर क्या होगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज होगा। ये सभी एनसीईआरटी लाइन बना के लिखता है एक आधे। ठीक, तो देख लीजिए एन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, सॉरी एन इंक्रीज होगा, एन इंक्रीज होगा तो उसका क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा चीज़ कि अब एन यहाँ पे देखिए इंक्रीज हुआ, एन इंक्रीज हुआ, लेकिन आपको पता होगा, मैंने बताया एनर्जी का ये फॉर्मूला क्या होता है, निगेटिव में होता है। ये फॉर्मूला एनर्जी क्या होता है, निगेटिव में होता है, यानी ये नीचे वाला टर्म यदि इंक्रीज होगा तो निगेटिव वैल्यू घटती जाएगी, यानी ये बॉडी बढ़ रही है, तभी बढ़ेगी। क्योंकि निगेटिव में है, एन की वैल्यू बढ़ेगी, या अपॉन में एन की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ये एनर्जी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इस सिंपल से याद कर लीजिए, एन इंक्रीज करने पर साइज भी बढ़ता है, एनर्जी भी बढ़ता है। एन बढ़ाइए तो साइज भी बढ़ेगा, एन बढ़ाइए तो एनर्जी भी बढ़ेगा। तो इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एनसीईआरटी में, इसीलिए मैंने बताया। ओके, तो हर जगह मैं बार बार एनसीईआरटी का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि हर जगह मैंने एनसीईआरटी को कवर किया है, कोई लाइन मैंने मिस नहीं किया है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था, उसी वाले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे जो माइनस साइन, ये क्या बताता है, माइनस साइन हमको बताता है कि वो कितने अच्छे मतलब इनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कितना अच्छा बॉन्ड है, कितना अच्छा बॉन्ड है, यही हमको बताता है। माइनस साइन हमको यही बताता है कि इनके बीच कितना अच्छा बॉन्ड है। यदि एन बढ़ेगा तो मैंने ऑलरेडी उसमें बताया था, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो उनके बीच बॉन्ड कम होता जाएगा, बॉन्ड कमज़ोर होता जाएगा। तो जब बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड क्या होगा, कमज़ोर होता जाएगा, बाकी एनर्जी और साइज बढ़ेगा। उनके बीच बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होता जाएगा, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगा उनके बीच, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच बॉन्ड क्या होगा, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिखा है, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, एनर्जी मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, जो उनके बीच अच्छा सा बॉन्ड बना है वो क्या होगा, कमज़ोर होता जाएगा यदि एन बढ़ेगा तो। ठीक, तो एन बढ़ने पे साइज भी बढ़ेगा, एन बढ़ने पे एनर्जी बढ़ेगा। और उस वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि माइनस साइन हमको ये बताता है कि क्या बताया रहा है, इनके बीच न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कितना अच्छा बॉन्ड है। ठीक, तो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, तो बाकी ये दोनों बढ़ेंगे और इनके बीच जो बॉन्ड का अच्छा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बॉन्ड है वो टूटे जाएगा। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। सबसे पहला यही है कि साइज, मैं यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ देखिए सबसे पहला यही है कि साइज और एनर्जी बताता है। दूसरा ये सेल के बारे में बताता है। ठीक, और ऑलरेडी एक चीज़ मैंने यहाँ पे भूल गया हूँ, ये देखिए ऐसे कई सारे सेल बने होते हैं। ठीक, के एल एम एन ऐसे कई सारे सेल बने होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए के लिए 1 होता है, एल के लिए एक मतलब आपका एनसीईआरटी लिखता है, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4 होता है। तो सभी ऐसे लाइन से ऐसे बढ़ते जाते हैं, के एल एम एन, वैसे 1 2 3 4 ऐसे सेल बढ़ते जाना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले 1s होता है, पहले 1 होता है, फिर 2 होता है, ऐसे कई सारे सेल होते हैं। ठीक, इसी 1 में आप पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स होते हैं, इसी सेल में क्या होगा, सब सेल होगा, इस सब सेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए 1 में आपको आते हैं 1s आता है, केवल 1 में केवल यस होता है। अभी आप पढ़ेंगे 1 में खाली यस होता है, जबकि 2 में क्या होगा, 2 यस होता है, 2 पी होता है। 2 में 2 यस होता है और 2 पी होते हैं। ठीक, एक बार मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, चलिए अभी आगे मैं बताऊँगा ही। 1 में खाली होता है 1s, 2 में होता है 2s
और 2p। आपको कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो भी आप कर सकते हैं। 3 में क्या होगा, 3s 3p 3d होता है। तो यही सब हमको अभी पता चला, पहले ये सब नहीं पता चला था कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली बस इन्होंने ऐसे ही बता दिया था। अब एकदम क्लियर इसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक, तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। इन्होंने बस अभी सेल प्रिंसिपल क्या बताया था कि सेल कौन कौन से सेल होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरा क्वांटम नंबर जो आता है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे ऐसे डिनोट किया जाता है, या इसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम बताता है। इसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, या इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो इसके 3 नाम है, तीनों आपको याद होना चाहिए क्योंकि तीनों एनसीईआरटी में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ये तीनों नाम बोला जाता है। ठीक, अब हमको ये क्या बताता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या बताता है, डिटरमाइन शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये हमको बताता है कि इसका शेप कैसा है, ये हमको बताता है। तो आपको पता होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, साइज। यहाँ कंफ्यूज मत हुए, वो साइज बताता है और एनर्जी बताता है। साइज बता कितना साइज है, जबकि ये क्या क्या बताता है, शेप बताता है। ठीक, तो वो क्या बताता है, साइज और एनर्जी बताता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमको क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, उसका किस तरह का शेप है ऑर्बिटल्स का, और ये हमको बताता है। ठीक, और साथ ही साथ हमको बताता है कि सबसेल के बारे में। तो हमको क्या बताता है, सबसेल बताता है। तो सबसे पहले सेल होते हैं, सेल के अंदर सबसेल होते हैं, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ये आपको पता होगा ही। ठीक, तो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर क्या होगा, सब सेल होगा, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होगा। ठीक, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो एक बार फिर देख लीजिए, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेप बताता है, किस सेल के शेप का है। ठीक, और साथ ही साथ हमको सब सेल के बारे में भी बताता है, सब सेल। ठीक, अब बात करते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 4s 3s 5s ना। अभी पहले मैं ये दिखा दूँ आपको। ठीक, देखिए SP DF ये सब आप जानते हैं। ठीक, SP DF ये सभी सब सेल हैं। सब सेल कौन कौन से होते हैं, देखिए आपको पता होगा कि इसे मैंने अभी दिखाया ना। एक बार मैं यहाँ पे फिगर बना दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर। तो देखिए मैंने रफ डायग्राम बना दिया है अभी जल्दी में। ठीक, तो ये कोई न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या है, ये सभी सेल्स हैं। ठीक, एक देखिए ये 1 वाला सेल्स है, ये दूसरा वाला सेल है, इसको एन वाले को 1 वाले को के बोलते हैं, यल बोलते हैं, एम बोलते हैं, एन बोलते हैं, सही। तो ये 1 वाला सेल है, दूसरा एल वाला सॉरी दूसरा ये 1 वाला सेल है, दूसरा 2 वाला सेल है, ये 3 वाला सेल है, ये 4 वाला सेल है, सभी सेल है। ठीक, इस सेल के अंदर देखिए सब सेल है। सब सेल से क्या है, यस वाला, यस सब सेल है, यस सब सेल। ठीक, यहाँ देखिए ये यस और पी दो सब सेल हैं, यस वाला भी है, पी वाला, 2 वाले में 2 हैं। एक यस वाले भी होते हैं, पी वाले भी होते हैं, 2s 2p होते हैं। ठीक, 3 वाले में देखिए 3s यस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है। तो ये तीनों क्या है, सब सेल हैं। ठीक, तो ये आपने देख लिया सेल है, ये सेल था, सेल के अंदर क्या है, सब सेल हो गए। सब सेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। अब देखिए यस में क्या होंगे कि कितने होंगे, एक ऑर्बिटल्स होता है। यस के अंदर आप देखेंगे, यस के अंदर आप देखेंगे तो एक ऑर्बिटल्स होगा। ठीक, पी के अंदर देखेंगे तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे। पी के अंदर 3 डिब्बा होगा, इस पी के अंदर 3 डिब्बे होंगे। इस 3 में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये सब अभी आप देखेंगे, इसे हम लिखते हैं ना, तो ये सब आप देखेंगे। तो ये था सेल से पहले हो गया सेल। सेल क्या है, एन बराबर 1 है। खाली एन बराबर 1 वाले में क्या होता है, खाली एस वाला होता है सब सेल। 1 में क्या होता है, खाली यस सब सेल होता है। 2 में क्या होता है, यस और पी दोनों होते हैं। 3 में क्या होता है, यस पी और डी तीनों होते हैं। तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कि सेल क्या है, सबसे सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, तो देखिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या है सेल, सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स। ठीक, अब देखिए सेल जो है SP DF 4 तरह के सब सेल होते हैं। सेल के अंदर क्या होता है, 4 तरह के सब सेल होते हैं, SP DF। जो 1 वाला है उसमें खाली यस होता है, 2 वाले में यस और पी होते हैं, 3 वाले में SP D होते हैं। ऐसे मैंने सब कुछ बता दिया आपको। ठीक, अब देखिए जो यस होता है उसके एल की वैल्यू 0 होती है। एस सब सेल है, उसके एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एल की वैल्यू याद कर लीजिए, यस के लिए क्या होती है, 0 होती है। पी के लिए क्या होती है, 1 होती है। डी के लिए क्या होती है, 2 होती है। 3 के लिए क्या होती है, एफ के लिए क्या होती है, 3 होती है। ठीक, फिर देख लीजिए एल की वैल्यू क्या होती है, यस के लिए 0, एल की वैल्यू पी के लिए क्या होती है 1, एल की वैल्यू डी के लिए क्या होती है 2, एल की वैल्यू एफ के लिए क्या होती है 3 होती है। ठीक, तो 0 1 2 3 याद कर लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं ये जो होता है सबसे जो ये हमको क्या बताता है, वो शेप बताता है। ठीक, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, शेप बताता है। तो इसीलिए एस की शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। एस का शेप कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। टी का शेप कैसा होता है, डम्बल होता है। ठीक, पी का शेप कैसा होता है, डम्बल। डी का शेप कैसा होता है, बाई डम्बल होता है। ठीक, डी का शेप कैसा होता है, बाई डम्बल। एफ का शेप इनडिफाइंड है, इसमें अभी तक डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कुछ भी होता है, अगड़म बगड़म कुछ भी होता है। ठीक, तो ये सब माइक्रोस्कोप से देखा गया था उसमें, कि यार इसमें देखा गया, तो इतना अच्छे से खोज किया गया, उसमें देखा गया कि एस का होता है तो उसमें खैर सर्कल होता है तो उसको एस नाम दिया गया। ये सब इतना खोजा गया। ठीक, तो पता चला सब। तो पी का ऐसा से होता, तो ये सब रियल में देखा गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, मान लीजिए कोई सभी एस ऑर्बिटल्स वाले हैं, 4s है, 3s है, 5s है, सभी यस वाले हैं। तो पूछ दिया इनका शेप क्या होगा, तो जब यस है तो उसका शेप क्या होगा, सेम ही होगा। सभी यस वाले हैं तो सबका सेम क्या होगा, स्पेरिकल ही होगा शेप।
ठीक। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। यदि हमारे सभी यस वाले हैं तो सभी का शेप क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक, चाहे आगे कुछ भी 4s है, 3s है, चाहे 5s है, बस इनका पूछ देगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, ये अलग अलग होगा भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग होगा। यानी ये पूछ देगा साइज क्या है या एनर्जी पूछ दे तो वो अलग होगा। साइज एनर्जी क्या होगा इन लोगों का अलग, क्योंकि एन अलग है, एन अलग, इससे साइज एनर्जी अलग होगा इसमें। ठीक, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने सेल होते हैं उतने ही सब सेल होते हैं, जितने सेल होते हैं उतने ही सब सेल होते हैं। ठीक, अभी इसको मैं फिर दिखाऊंगा, ये आपका एनसीईआरटी में बना है, जो अभी मैं एक अपना अलग से बनाया हूँ। देखिए मैंने आपसे बोला ना, जितने सेल होते हैं उतने सब सेल होते हैं, मतलब जितना एन की वैल्यू होगी उतना ही एल होगा। ठीक, जितने सेल होंगे उतने उतने ही उसमें सब सेल होंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए पहला यदि एन वन सब सेल है, मतलब वन सेल में क्या होंगे, वन सब सेल होगा, वन सेल में वन सब सेल होगा, यानी वन एस ही होगा। टू सब सेल में टू सब सेल होगा, टू सेल में क्या होगा, टू सब सेल होगा। ठीक, 0 1 होगा, यानी 2s 2p होगा। ठीक, थ्री सब सेल में 3 सब सेल होंगे, 0 1 2 होगा, यानी 3s 3p 3d होगा। ठीक, तो जितने सेल उतने ही सब सेल होते हैं, ये याद कर लीजिए। ठीक, वन सब सेल में खाली वन है, वन सेल में खाली वन सब सेल है। टू सेल में क्या है, 2s, टू सेल में टू सब सेल है, 2s है 2p है। ठीक, थ्री सेल में थ्री सब सेल है। ठीक, क्या है, 3s है, 3p है, 3d है। 4s में 4 सबसेल है, क्या है, 4s है, 4p है, 4d 4f है। 5s में 5 तो अभी मान लीजिए एक डिस्कवर्ड नहीं है, 5 यस 5p 5d 5f, और मान लीजिए एक्स्ट्रा आएगा इसमें तो वो अभी डिस्कवर्ड नहीं है 5, अभी उतना अभी तक एटॉमिक आपका उतनी एटॉमिक नंबर अभी सब डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। ठीक, तो देखिए यही है, मैंने यही आपको बताया। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि देखिए पहला चीज़, जितने सेल होते हैं उतने ही सब सेल होते हैं। ठीक, यदि एन वन है तो उसमें क्या हुआ, एल की वैल्यू केवल 0 होगी। अब देखिए एल की वैल्यू मैं आपको बता दूँ कहाँ से कहाँ तक होगी। तो देखिए मान लीजिए जितने भी एन है, यदि आपकी एन की वैल्यू दे दी है, यदि आपको एन की वैल्यू दे दिया है, ठीक, आपको एल की वैल्यू पूछ रहा है, एल एन की वैल्यू दे दिया है, आपको एल की वैल्यू पूछ रहा है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके एन माइनस वन, यानी इससे एन से एक कम होगी। 0 से लेके एन माइनस वन होगी, यानी एन से कम होगी। ठीक है, ऐसे मैंने आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए वन सेल है, पहला सेल है, तो उसमें सब सेल क्या होगा, 0 होगा। ठीक, 0 से एन माइनस वन होगा, यानी वन एन वैल्यू 1 रखेंगे तो वन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो 1 में क्या होगा, खाली 0 होगा, यानी 0 किसकी वैल्यू होती है, यस की वैल्यू होती है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1s, इसको 1s लिख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यदि सब सेल 2 है, दूसरा सेल है, मैं सब सेल बोल दे रहा हूँ, दूसरा सेल है, तो उसमें क्या हो जाए, सब सेल दो तरह के सब सेल होंगे, जितने एन होते हैं उतने एल होते हैं। ठीक, जितने एन होते हैं उतने एल होते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू यदि लिखने की बात आए, यदि कैसे हम वैल्यू लिखेंगे, तो 0 से लेके क्या होता है, एन माइनस वन तक होता है। तो एन की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 में से एक जाएगा, क्या बचेगा, 1, यानी क्या होगा, 0 और 1 हो जाएगा। ठीक, यानी कि यही 2 वाला सबसे ले, इसमें क्या होगा, 0, यानी 0 को क्या लिख सकते हैं, 2s लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 2p लिख सकते हैं, क्योंकि एल की वैल्यू p के लिए क्या होती है, 1 होती है। ओके, और एल की वैल्यू यस के लिए क्या होती है, 0 होती है। ये सब मैंने आपको बताया था। बात करते हैं थ्री, तीसरा सेल है, तीसरे सेल में कितने सब सेल होंगे, 3 सब सेल होंगे, 0 1 2, यानी इसको बोल सकते हैं 3s 3p 3d। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं, 0 से n माइनस वन, यानी 0 होगा, 1 होगा, और क्या होगा, एक से कम है, 3 है तो उसमें एक से कम होगा, 0 1 और 2 हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा, मतलब उससे एक कम होगा। ठीक, यानी 0 1 और 2 हो जाएगा, यानी 3s 3p 3d होगा। ओके, मान लीजिए बोल दिया 4, सेल है, 4 सेल है, 4 सेल में कितने होंगे, 4 तरह के सब सेल होंगे, यानी क्या होगा, 0 1 2 3 होगा, एक कम होगा उससे, 0 से लेके n माइनस वन होगा, एक कम होगा, n से एक कम, 0 1 2 3 होगा, यानी 4s लिख सकते हैं, 0 4 है, और 0 के लिए एल की वैल्यू 0 तो क्या लिख सकते हैं, 4s लिख सकते हैं, एल की वैल्यू 1 है तो क्या लिख सकते हैं, 4p लिख सकते हैं, एल की वैल्यू 2 है तो क्या लिख सकते हैं, 4d लिख सकते हैं, एल की वैल्यू 3 है तो क्या लिख सकते हैं, 4f लिख सकते हैं। एकदम बच्चों की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो एकदम याद हो जाना चाहिए, जो पहली बार पढ़ा उसको भी एकदम क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो यही आपके एनसीईआरटी में है। 1 में केवल एक से सब सेल है, 2 वाले में क्या है, 2 तरह के सब सेल हैं, 0 और 1 वाले हैं, 3 वाले में 3 तरह के सब सेल हैं, 0 1 2 है, 4 वाले में 4 तरह के सब सेल है, ये आपके एनसीईआरटी में दिखाया है। ठीक, अब यहाँ से देख सकते हैं भी है। ओके, अब देखिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, क्योंकि यही ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम बता सकता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हैं, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई होता है। एम वी आर बराबर, जब कोई ऑर्बिट में मतलब चक्कर लगा रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसके लिए क्या होता है, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक, लेकिन जब ऑर्बिटल से एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। अब जो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाओगे। तो आपने ऐसे पढ़ा होगा कि एम वी आर बराबर क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। जब आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछे, ठीक, ऑर्बिटल या सबसेल का एंगुलर मोमेंटम पूछे तो क्या होगा, एल ब्रैकेट में एल प्लस वन, ठीक, रूट क्या होगा, एल ब्रैकेट में एल प्लस वन, एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ठीक, एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 6.63 × 10⁻³ जूल पर मीटर होता है।
सॉरी जूल पर सेकेंड होता है, ठीक। तो फिर देख लीजिए ये क्या है, यदि आपको एंगुलर मोमेंटम पूछ दे किसी सबसेल के लिए तो क्या होगा, एल रूट क्या हो जाएगा, एल ब्रैकेट में एल प्लस वन इंटू क्या होगा, एच अपन टू पाई होगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें नीट में क्वेश्चन में बहुत बार आया, 3-4 बार क्वेश्चन इसी पे आया। देखिए नीट 2012 वाला क्वेश्चन है, ऐसे 3-4 बार क्वेश्चन आए केवल इसी पे ही, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे ही कई बार पूछे हैं। ये देखिए पूछ दिया हमको, क्या क्वेश्चन पूछा है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखिए यहाँ बोल दिया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन बैस। तो हमको पी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा है। तो आपको पी के लिए एल की वैल्यू आपको पता होगी, पी यदि है तो पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। पी के लिए क्या होती है, 1 होती है, एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, और एफ के लिए क्या होता है, 3 होती है। आपको पता होगा, तो यहाँ पी के लिए क्या होगी, एल होगी, एल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ओके। अभी हमने आपको बताया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, एच अपन टू पाई रूट एल ब्रैकेट में एल प्लस वन होता है, ठीक। बस वैल्यू रख दीजिए, एच अपन टू पाई रूट एल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 होगा, यानी 1 1 क्या होगा, 2 हो गया, तो रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो एच अपन टू पाई रूट 2 हो जाएगा, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एच अपन रूट 2 पाई हो जाएगा। तो वैल्यू क्या होगी, एच अपन रूट 2 पाई। आपका ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक। तो ऐसे बहुत ईजी जी आएंगे क्वेश्चन आपके, इसी नीट पे 2-3 बार के क्वेश्चन आए इसी पे। अब बात करते हैं तीसरा जो क्वांटम नंबर है, वो है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसे एम एल से डिनोट करते हैं। तो तीसरा क्वांटम नंबर क्या नाम है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसे एम एल से डिनोट करते हैं। तो देखिए आपको जो वो वाला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमको साइज और एनर्जी बताता था। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमको क्या बताता है, सॉरी एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता था, शेप को बताता था। जबकि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये क्या बताएगा हमको, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, स्फेरिकल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल में क्या ओरिएंटेशन है, ऑर्बिटल्स का क्या ओरिएंटेशन, यानी ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। तो वो जो था वो साइज बताता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज बताता था, और आपका एनर्जी बताता था, और साथ ही साथ सबसेल बताता था। जबकि ये वाला जो था सॉरी एजीमुथल क्वांटम नंबर वो क्या बताता था हमको, शेप बताता था, और हमको क्या बताता था, सबसेल के बारे में बताता था। ये क्या बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का क्या ओरिएंटेशन है ये हमको बताएगा कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इस सभी को एकदम याद कर लीजिए क्या क्या बताता है, क्योंकि कई बार नीट में क्वेश्चन ऐसे ही सीधे पूछ लेता है कि कौन क्या बताता है, ओके। तो एनसीईआरटी क्या लिखता है, स्फेरिकल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्सिस। तो हमको क्या बताता है, स्फेरिकल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ठीक। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होती है, यानी इसकी वैल्यू यदि मान लीजिए एल, यदि एल की वैल्यू आपको पता है तो एम की वैल्यू क्या होगी, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होती है। यदि एल की वैल्यू आपको दे दिया है तो एम की वैल्यू क्या होगी, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होगी, ठीक। यदि मान लीजिए यदि यहाँ मैं आपको दिखा दूँ तब क्लियर, ओके, एक मिनट। तो अभी हमने बोला एम की वैल्यू क्या होती है, इसको एम से डिनोट करते हैं, एम की वैल्यू क्या होती है, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होती है, ठीक। तो अभी हमने बताया कि 4 तरह के सबसेल होते हैं, एस पी डी एफ, 4 तरह के सबसेल होते हैं, ठीक। एस की बात करें तो इसमें एल की वैल्यू 0 होती है, पी की बात करें तो उसमें एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, डी की बात करें तो उसमें एल की वैल्यू 2 होती है, एफ की बात करें तो उसमें एल की वैल्यू 3 होती है, ठीक। अब बात करते हैं यम की। यम क्या बताता है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यस में केवल एक ऑर्बिटल होता है, यस में केवल एक ऑर्बिटल होते हैं। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। एफ में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एफ में कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके। तो मैंने आपको बोल दिया था कि एम की वैल्यू क्या होती है, एम की वैल्यू क्या होगी, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होती है। एल एम की वैल्यू क्या होती है, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होती है, ठीक। यदि हम बात करें यस की बात करें तो यस में एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसमें माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, यदि इसकी वैल्यू 0 है, यानी इसमें क्या होगा, खाली एम की वैल्यू क्या होगी, खाली 0 वाला ऑर्बिटल होगा, खाली 0 वाला मैग्नेटिक वाला ऑर्बिटल्स होगा, ठीक। तो यदि एस की बात करें, एस सब सेल की बात करें तो उसमें केवल 0 वाला ऑर्बिटल्स होगा। ये पी की बात करें, पी की जो एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी पी के एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 0 +1, क्योंकि एल की एम की वैल्यू क्या होती है, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होती है, ठीक। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 0 + 1 लिख सकते हैं। इसलिए ओवरऑल कितने हो गए, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक। तो पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है -1, एक होता है 0, एक होता है +1 वाला होता है, ठीक। ऐसी बात करते हैं डी वाला, तो डी में कितने होते हैं, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो कहाँ से हो जाए, -2 से लेकर +2 तक होगा, ठीक। यानी -2 1 0 +1 +2 हो जाएगा, ठीक। ये आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में। एफ की बात करें तो एफ में कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, -3 से लेके +3 तक, यानी -3 मतलब एफ की बात करें तो एल की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। एल की वैल्यू यानी इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी
-3 से लेके +3 तक होता है, यानी -3 -2 +1 -1 0 +1 +2 +3 तक होते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओवरऑल हमको क्या बताता है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। तो इसी तरह आपको पता चला कितने इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन है। पहले तो जो बोर्ड थे उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, पर कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ कितने कितने चक्कर लगाते हैं। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने मतलब कितने ऑर्बिटल होते हैं। पहले वाले में एन यदि 1 है तो उसमें खाली यस होता है, पी मैंने ऑलरेडी सब कुछ फिगर बना के आपको बता दिया था। ठीक, यानी एक ऑर्बिटल्स में केवल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 2। ठीक, अब देखिए यदि आपको एल की वैल्यू दे दिया है, ठीक, एल की वैल्यू यदि दिया है, ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ दे या यम की वैल्यू बोल दे, ठीक, यानी यम यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछ दे, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ दे या एम की वैल्यू पूछ दे, तो क्या होगा, यदि आपको मैं बता दूँ इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2l+1 होगा। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ दे या यम की वैल्यू पूछ दे तो क्या होगा, 2l+1 होगा। ठीक, तो एक बार मैं फिर से बोल दूँ, जैसे मान लीजिए डी के लिए बात करें, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, डी सब सेल दे दिया, उसमें पूछ दिया कि कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो आपको पता होता है ऐसे तो आप बता सकते हैं 5 ऑर्बिटल्स होता है। ठीक, तो डी यानी एल की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 × 2 + 1 क्या हो जाएगा, 5। 2 × 2 क्या होगा, 4 + 4 + 1 क्या हो गया, 5। तो ओवरऑल कितना हो गया, 5। ठीक, तो यदि एल की वैल्यू दे दिया है तो आपको ऑर्बिटल्स पूछ दे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, 2l+1 होगा फॉर्मूला। नंबर ऑर्बिटल पूछे तो क्या होगा, 2l+1, या एम की वैल्यू पूछ दे तो भी यही होगा, 2l+1 होगा। ओके, यदि एल की वैल्यू दे दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दे, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो बस यहाँ से 2 का से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 × ब्रैकेट में 2l+1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, तो एक बार फिर देखिए यदि यल की वैल्यू दिया है, इंपॉर्टेंट यही है कि यदि यल की वैल्यू आपको दे दिया है, यल की वैल्यू आपको मिला है, तो यदि आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बोल दे या यम की वैल्यू बोल दे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल या यम की वैल्यू बोल दे तो क्या होगा, 2l+1 होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दे तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी फॉर्मूला में 2l+1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं यदि यन की वैल्यू दे दिया है, आपको यन की वैल्यू दे दिया है, तब पूछ दे, तो यदि एन की वैल्यू दे दिया है तो नंबर ऑफ सब सेल कितना होगा, जितना एन होता है उतना ही यल होता है। मैंने ये बात बताया था, जितना सेल होता है उतना ही सब सेल होता है। ये बात ऑलरेडी मैंने आपको बताया था शुरू में। तो जितना सेल होता है उतना ही सब सेल होता है, यानी जितना एन होगा यानी वही उतना ही क्या होगा, एल होगा। ठीक, तो जितना नंबर ऑफ सब सेल पूछे तो वही क्या होगा, एन के बराबर होगा। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ दे, कितने ऑर्बिटल्स हैं ये पूछेगा, तो एन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोल दे तो क्या होगा, एन का स्क्वायर होगा। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल यानी एम की वैल्यू या बोल दे, कितने नंबर ऑफ एम होगा, तो क्या होगा, एन का स्क्वायर हो जाएगा, यदि एन दिया है तो। ठीक, यदि क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दे तो क्या होगा, 2n का स्क्वायर, 2 × n का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × n का स्क्वायर, 2 से इंटू कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दे, क्योंकि एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यदि एल की वैल्यू दे दे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, 2l+1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बोले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यदि एन दे दिया तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोले तो एन का स्क्वायर कर दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो 2 × n का स्क्वायर कर दीजिएगा। ओके, सब सेल तो आपको पता है, जितना सेल होता है उतना ही सब सेल होता है। ठीक, तो देखिए 3 क्वांटम नंबर तो आपको श्रोडिंगर की इक्वेशन से पता चला। चौथा ऐसे ही लगा देते हैं अपने मन से ही, मतलब अपने और अच्छा पता चले और अच्छा ओरिएंटेशन पता चले, इसलिए चौथा क्वांटम नंबर आपका आता है। चौथे क्वांटम नंबर बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर बोला जाता है, चौथे क्वांटम नंबर को। इसको एम एस से डिनोट करते हैं, यस भी आप लिख सकते हैं सीधे सीधे, इसको एम एस ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक, ये हमको क्या बताता है, टेल अबाउट रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स एक्सिस, तो उनका किस इलेक्ट्रॉन का किस तरह रोटेशन है, किस तरह क्लॉकवाइज रोटेशन है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये हमको बताता है। तो सोचिए इतना हमको पता चल गया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, सीधा घूम रहा है, इतना हमको अब डिटेल में पता चल गया। ठीक, तो यदि आपको तो यानी स्पिन क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है कि सॉरी कि उसका रोटेशन कैसा, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन कैसा है, ये हमको बताता है। ठीक, यदि बात करते हैं एम एस, यदि प्लस हाफ लिखा है तो क्या बताएगा, क्लॉकवाइज, यदि माइनस हाफ लिखा है तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज उसका डायरेक्शन होगा। ओके, तो ये है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। अब आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आपके नीट में जो आए हैं। तो जितने भी क्वांटम नंबर थे आपके खत्म खत्म हो गए। अब इसके जितने भी क्वेश्चन है हम एक साथ लगा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन 2011 क्वेश्चन है। ठीक, ऑलरेडी मैंने एजीमुथल क्वांटम नंबर सॉरी एजीमुथल में जो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला, उस पर क्वेश्चन करा दिया है, इसलिए उस पर मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं लाया हूँ। ठीक, ओके, यानी अभी मैंने शुरू में ही करा दिया था उसका क्वेश्चन, जो एंगुलर एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम का जो है
सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया है। ठीक, आइए ये 2011 क्वेश्चन है, क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ द एटम। तो हमको बोला टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने होंगे, फोर्थ एनर्जी लेवल, जब फोर्थ एनर्जी लेवल है तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होंगे, हमको ये पूछा है। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी ऑर्बिटल्स के बारे में हमसे पूछा है। ठीक, आपको अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि यदि एन की वैल्यू दिया है, फोर्थ एनर्जी लेवल मतलब क्या, एन बराबर दे दिया 4, 4 एनर्जी मतलब क्या हुआ, एन बराबर दे दिया आपको 4। ठीक, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर क्या होता है, एन का स्क्वायर होता है, यदि एन दिया तो क्या होगा, एन का स्क्वायर होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया ऑलरेडी, तो क्या होगा, एन स्क्वायर होगा, यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 16 होगा। तो जो दिया है उसी पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे एन दिया था इसलिए एन का स्क्वायर करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये वाला फॉर्म, ये वाला क्वेश्चन 2012 क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल विथ एल बराबर 3 और एन बराबर 4 इज। तो देखिए 2012 क्वेश्चन है, हमसे क्या पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, यदि एल की वैल्यू कितना दे दिया है 3, एन की वैल्यू कितना दे दिया है 4, तो एल की वैल्यू 3 दिया, एन की वैल्यू 4 दिया। जब दोनों दे तो आपको अच्छा डिटेल कौन बताएगा, एन से ज़्यादा अच्छा क्या बताएगा, एल बताएगा। एल हमको पूरा सब कुछ बता देगा, एन तो केवल आगे का ही बताएगा कि किस सेल में है, जबकि सेल के अंदर घुस के बता रहा है, इसलिए हम एल तब देखेंगे। जब एन और एल दोनों दिया तब एल से आपका आंसर आएगा। ठीक, तो एन नहीं करेंगे, जो एन और एल दोनों दिया तो क्या करेंगे, एल से दिए अपना आंसर देंगे। ठीक, यानी हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, 2 इंटू ब्रैकेट में 2 एल प्लस 1 होता है। ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, एल की वैल्यू क्या है 3 है, एंड 2 ब्रैकेट में क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 1 एंड 2 टू 2 3 या 6 प्लस 1 क्या होगा 7, 7 यानी हो गया 14, यानी क्या है ए ब्लॉक है, क्योंकि 7 किसके लिए होता है, ए ब्लॉक के लिए होता है, यानी क्या है 14, यानी क्या है ए ब्लॉक है। आंसर क्या होगा सी। अब एन से मत बताइएगा क्योंकि आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, जब पूरा डिटेल आपको दे रहा है तो आप डिटेल वाले से बताएंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो देखिए एकदम लाइन से मैंने सीरीज से क्वेश्चन बनाया, एकदम बेकार लाइन बाई लाइन क्वेश्चन रखा है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता जाए। ठीक, चाहे तो मैं ऐसे इधर उधर भी करके क्वेश्चन लगा सकता हूँ, पर एकदम एकदम सीरीज वाइज क्वेश्चन लगाया। यदि देखिए क्या है, फिर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। यदि हमको ढेर सारे क्वांटम नंबर दे दिया, एन बराबर 3 दे दिया, मतलब ये सभी की वैल्यू दे दिया, एन बराबर 3 दे दिया, एल बराबर 1 दे दिया, एम बराबर -1 दे दिया, इन सभी की वैल्यू दे दिया है आपको। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमको कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हमको ये पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए सबकी वैल्यू दे दिया, एन भी दे दिया है, एल भी दे दिया, एम भी दे दिया, ये तीनों दे दिया है। तो यहाँ पे ना ही इससे आप देंगे, एन से देंगे, ना ही एल से देंगे। जब एम दे दिया तो एम ज़्यादा अच्छा आपको बताएगा, क्लियर डिटेल यही देगा, एम क्लियर डिटेल देगा। यानी सेल के अंदर क्या है ऑर्बिटल, ये आपको ऑर्बिटल बारे में बताएगा कि कौन सा ऑर्बिटल्स में है, ये कौन से ऑर्बिटल्स में है, यानी -1 दे रहा है, यानी -1 यानी वी वाला दे रहा है। ठीक, यानी पी है, एल बराबर 3 यानी क्या है 3p है, 3p है, यहाँ देख सकते हैं 3p है, और पी में क्या है -1 वाला है, यानी ये वाला है। ठीक, तो ये वाले कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, कम से कम भरे जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या होगा 2। आपके ये दोनों से आंसर मत दीजिएगा, तो आपका आंसर गलत होगा। जब आपको सब कुछ दे दिया तो एकदम जो आगे वाला है उससे आपको आंसर देना होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आपने एल से दिया है, यहाँ पे आपको है तो यहाँ एम से देंगे। ओके, तो ऐसे है, क्योंकि ये हमको क्लियर बता रहा है कि किसमें है, इसमें कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमको ये आगे तक एकदम क्लियर बता रहा है। ओके, तो यही सेम क्वेश्चन 2014 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल बोला है, कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफिकेशन विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, जिसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कुछ क्वांटम नंबर द्वारा। ठीक, एन बराबर 3 दे दिया, एल बराबर 1 दे दिया, एम बराबर 0 दे दिया, ये सब दे दिया, तो यहाँ हम किससे डिनोट बताएंगे, एम से आंसर देंगे। यहाँ पे हमको क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन पूछा, सॉरी ऑर्बिटल बोला है, तो ऑर्बिटल क्या होगा, यानी एम बराबर 0 में कितने ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल है, आंसर क्या होगा 1 होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है, इलेक्ट्रॉन बोलता तो 2 होता। ठीक, यहाँ पे ऑर्बिटल बोला इसलिए क्या होगा 1 ही होगा। ठीक, अब इन दोनों से आंसर मत दीजिएगा। ठीक, ये नीट 2009 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन आए, मैं एक ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस कुछ चेंजेस है, सेम क्वेश्चन इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन है, मतलब बहुत क्वेश्चन आया क्वांटम नंबर का। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, इसमें कौन सा अरेंजमेंट गलत हमको ये पूछा है। ठीक, मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन कर दिया है। ठीक, 2 ऑप्शन को मैंने सही किया है क्योंकि गलती से हो गया था इसीलिए, तो मैंने 2 को सही कर दिया था। ठीक, ये 2019 का 9 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला मतलब ऑप्शन क्या है, देखिए एन की वैल्यू कितना दी है 5, एन की वैल्यू कितना दिया है 5, तो एल की वैल्यू कितना दे दिया 3 दे दिया है, एल की वैल्यू दे दिया 3, मतलब इसमें बोला कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये 4 दिया, इसमें बोला कौन सा पॉसिबल नहीं है, हमको बताना है आंसर कि कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता है इसमें से। एन की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू 3 है, तो ये सही है, जितने एन है उतना ही एल हो सकता है। ठीक, सॉरी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि एल की वैल्यू क्या हो सकती है n-1, जीरो से लेकर n-1 तक वैल्यू हो सकती है इसकी। ठीक, यानी एन से तो कम ही है, एन से क्या है एक कम होना चाहिए, तो एन से कम है। ठीक, तो ये यानी सही है, एल की वैल्यू भी सही है।
या और एन की वैल्यू क्या होती है, -3 से लेके +3 तक हो सकती है, तो यानी 0 है बीच में, -3 से लेके +3, एल की वैल्यू 3 है तो क्या हो सकता है -3 से +3, यानी 0, यानी कि ये भी सही है, एम की वैल्यू भी सही दे दिया, मतलब इसी के बीच का है, एम की वैल्यू भी सही है। एस की वैल्यू +½ दे दिया है, मतलब कुछ भी हो सकता है, +½ -½ एस कोई बता नहीं सकता है, ठीक, ऐसे, तो ये ऑप्शन सही है। तो एक बार फिर देख लीजिए, एन की वैल्यू 5 है, यानी इससे कम होना चाहिए, 0 से लेकर n-1 तक होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे भी मतलब 3 कम है, मतलब कि L/3 है, यानी ये हो सकता है, ठीक, क्योंकि पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, एल की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है, यानी 0 से लेकर 1 2 3 4 तक हो सकती है वैल्यू, तो यहाँ 3 यानी ये हो सकता है। ऐसी एल की बात करें तो एन की बात करें तो क्या हो सकती है, -3 से लेकर +3 तक हो सकती है, ठीक, यानी यहाँ पे क्या है 0 आ रहा है, क्योंकि एल की वैल्यू क्या है 3 है, तो यानी क्या -3 से +3 यानी क्या आ रहा है 0, यानी ये भी सही है, ये ऑप्शन मतलब सही है। ओके, मैं एकदम क्लियर एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको। ऐसी बात करते हैं बी ऑप्शन में क्या है, n/3 दे दिया है। ओके, n/3 दे दिया है। अब देखिए n/3 है तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर n-1 तक होती है, एक कम होती है, 3 है तो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक, यानी 0 1 2 हो सकती है, एक कम यानी कि 0 1 2 हो सकती है, यानी कि यहाँ पे 2 है, यानी ये वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक, मतलब ये हो सकता है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे -3 दे दिया है, मतलब इससे एक ज़्यादा दे दिया है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, -2 से लेकर +2 तक होगी, एम की वैल्यू क्या होगी, -2 से लेके +2 तक हो सकती है, हम यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि 2 है, इसलिए क्या होगा -2 से लेकर +2 तक, यानी ये यहाँ पे -3 दे दिया, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो गया सीधे ही, तो ऑप्शन बी क्या है, नॉट पॉसिबल है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ठीक, इसमें क्या है, एन की वैल्यू कितना है 3 है, ठीक, इसमें देखिए एन की वैल्यू कितना है 3 है, एल की वैल्यू भी बोल दिया 3 है, ऐसा नहीं हो सकता एक कम होता है एल की वैल्यू, हमेशा क्या होता है 0 से लेके n-1 होता है, एक कम होता है, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो बस 3 नहीं हो सकता, यानी ये गलत हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या है, एम की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है सही बात है, ऐसे भी गलत है ऑप्शन, मैं दिखा दूँ, मैंने -3 से लेके +3 तक हो सकता है, -2 है सही हो सकता है, यानी ये मतलब ओवरऑल गलती है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, सॉरी मतलब यहाँ पे n/3 और l/3 दे दिया, जबकि इससे कम होगा, ठीक, इसलिए ओवरऑल ये क्या है गलत है, एकदम धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, जबकि इतना धीरे धीरे नहीं बताता कोई। अब बात करते हैं डी की, एन यानी 4 है, ठीक, एल की वैल्यू क्या होगी, इससे कम होगी, यानी 0 1 2 3 हो सकती है, 3 तक हो सकती है, यानी 0 दे रहा है, यानी ये भी सही है। एम की वैल्यू भी क्या है 0 बता रहा है, ठीक, यदि एल 0 तो एम की वैल्यू ऑब्वियस है 0 ही होगी, एस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -8 या +8 कुछ भी हो सकती है, यानी ये ऑप्शन भी सही है। ओके, तो ओवरऑल में आंसर क्या होगा, ये दोनों ऑप्शन क्या है गलत है। ओके, तो 209 का क्वेश्चन जो ये ऑप्शन था, मैंने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन बहुत बार आए हैं तो इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए, ठीक। अब बात करते हैं, आइए ये लास्ट क्वेश्चन है पॉइंट नंबर का, द ऑर्बिटल ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्नमेंट बाई, तो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कौन बताता है, आपको कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ऑप्शन क्या होगा डी, अभी मैंने आपको बताया था एकदम लाइन है एनसीईआरटी का, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ठीक। सेल के बारे में कौन बताता है, आपका प्रिंसिपल, सब सेल के बारे में कौन बताता है, एजीमुथल, ये क्या बताता है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है, ठीक। अब बात करते हैं नोड, नोड क्या है, देखिए हमने बताया था आपको कि पॉसिबिलिटी डेंसिटी क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन वहाँ पाया जाता है, उसे बोलते हैं पॉसिबिलिटी डेंसिटी। अब बात करते हैं नोड, नोड क्या है, कहाँ इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए, ठीक, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाने की पॉसिबिलिटी खत्म हो, जीरो हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन एकदम ना पाया जाए उसे ही बोलते हैं नोड। तो देखिए पॉसिबिलिटी डेंसिटी मैंने क्या था, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाए, जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाए उसे बोलते हैं पॉसिबिलिटी डेंसिटी। और नोड क्या है, रीजन वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन पाने की पॉसिबिलिटी क्या हो, जीरो हो, उसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं नोड आपके 3 तरह के होते हैं, जो आपके इस फॉर्मूला भी है, एक होता है रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड, एक होता है मतलब एक टोटल नोड है, मतलब 2 तरह के नोड होते हैं, एक होता है रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड, ठीक। एक आपका रेडियस में होता है, एक होता है आपके एंगल पे होता है कुछ, ठीक, उसी इसीलिए रेडियल को रेडियल नोड कहते हैं, और जो एंगल पे होता है उसको एंगुलर नोड कहते हैं। अब बात करते हैं रेडियल नोड, रेडियल नोड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला होता है n-l-1, रेडियल नोड बराबर क्या होता है n-l-1, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है n-l-1, ठीक। बात करते हैं एंगुलर नोड, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है एल के बराबर होता है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है एल के बराबर होता है, ठीक। तो ए से आप याद कर लीजिए एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है, तो नाम से याद हो जाएगा, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होगा, ठीक। बात करते हैं रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होगा n-l-1 होगा। ओके, तो मैं एकदम क्लियर आपको एकदम सिंपल से याद करा दे रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं टोटल नोड, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, जितना रेडियल प्लस एंगुलर जोड़ दीजिए, तो आपको हो जाएगा टोटल नोड की बात करें तो n-1 हो जाएगा, क्योंकि एल से एल कट जाएगा तो n-1 हो जाएगा, ठीक। तो 2 तरह के नोड होते हैं, क्या होता है रेडियल, इसका फॉर्मूला होता है n-l-1 होता है, एक होता है एंगुलर, इसका वैल्यू होता है यल के बराबर, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है,
टोटल नोट का क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा टोटल नोट का फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए जो दो ग्राफ है आपके एनसीईआरटी में, इसलिए आपको याद करना होगा। याद करने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको यहाँ पर समझा दूँगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक है 1s का है, 2s का, ये दोनों ग्राफ आपके एनसीईआरटी में है। जो 1s है, आपको 1s का यदि टोटल नोट निकालना हो, टोटल नोट का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 होता है। टोटल नोट का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। और यस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सॉरी, एन की वैल्यू क्या है, 1 है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है इससे। ठीक, एन की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे, तो टोटल नोट क्या होगा, यानी 1-1, यानी 1-1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा टोटल नोट। तो टोटल नोट का हो जाएगा 1-1 है, क्या हो जाएगा, 0। ठीक, क्योंकि टोटल नोट का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 होता है। एन की वैल्यू क्या है, 1, यानी 1-1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे नोड है ही नहीं, 1s में कोई आपको नोड नहीं मिलेगा। 1s में आप यदि घूमेंगे तो वहाँ पे सभी जगह इलेक्ट्रॉन होंगे ही। ठीक, 1s मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s में आपको नोड नहीं है कहीं। ठीक, तो देखिए ये यहाँ नोड नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, पहले क्या होगा, जिससे मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे क्या है रेडियस, और ये क्या है आपका वेव फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। आपको पता है ना, वेव फंक्शन और रेडियस के बीच कैसा क्वेश्चन होगा। तो देखिए जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, आपका क्या होगा कि घटता जाएगा, और कुछ तरह इस तरह का ग्राफ में घटेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे टच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नोड नहीं है। नोड का मतलब यहाँ पे टच हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है यहाँ पे। ये पॉइंट यानी बताएगा कि यहाँ पे खत्म है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ टच नहीं होगा, सीधे ऐसे घटता जाएगा ऐसे। ठीक, ऐसे घटता चला जाएगा, यहाँ टच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ में नोड नहीं है, 1s में कोई नोड नहीं है। ओके, देखिए जैसे जैसे रेडियस आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि मतलब कि ये क्या है, वेव फंक्शन क्या होता था, कितना इलेक्ट्रॉन वहाँ पाया जा रहा है। ठीक, वैसे वैसे वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। यही आपका इक्वेशन होगा 1s का, आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं टोटल नोड, यदि n बराबर टोटल नोड यदि बात करें 2s के लिए बात करें, तो क्या होगा, n-1 होता है, n क्या होगा 2-1 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 1, यानी एक नोट यहाँ पे पाया जाएगा। 2s में क्या होगा, एक नोड पाया जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ इसका एक ग्राफ कुछ ऐसे होगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा क्या होगा, घटता जाएगा। लेकिन क्या होगा, एक जगह ऐसा आएगा, यहाँ पे क्या होगा, नोड पाया हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, नोड आ जाएगा, एक नोड होगा। यहाँ पे जो ये पिच जहाँ घट रहा है, इसी बताता है नोड, यहाँ टच हो जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, टच हो जाएगा। टच होने के बाद फिर से क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लीजिए। इस वाले में देखिए कोई नोड नहीं पाएगा पाया, इसलिए क्या होगा, ग्राफ कहीं टच नहीं करेगा। इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे एक टच कर जाएगा, यहीं एक नोट पाया जाएगा। ठीक, तो कहीं इन दोनों ऐसे ग्राफ बना के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो देखिए यही आपके नीट, यही आपके एनसीईआरटी में ये दिया है, इंपॉर्टेंट है। यदि किसके लिए 1s के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा है, ये किसके लिए 1s के लिए और किसके लिए 2s के लिए, तो ये है 1s के लिए, ये किसके लिए, 2s के लिए। ऐसे ये भी क्या है, 1s के लिए, ये है 2s के लिए। जब बोल रहे यहाँ वेव, यानी वेव फंक्शन और रेडियस के बीच ग्राफ बोले थे, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था बना के। ठीक, ये 1s के लिए, यहाँ पे एक नोट पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे टच हो जाएगा ज़मीन में। ओके, अब फिर ऐसी बात करते हैं, यदि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी फाई स्क्वायर के बीच यदि पूछ दे और रेडियस के बीच ग्राफ पूछ दे, तो देखिए आपको मैंने बताया था, देखिए यदि फाई स्क्वायर और रेडियस के बीच ग्राफ बने तो सेम ग्राफ बनेगा, 1s में कोई दिक्कत नहीं है, 1s में सेम का सेम बन जाएगा। ठीक, बात करते हैं 2s में, फाई स्क्वायर और रेडियस यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और रेडियस के बीच का ग्राफ बोले, तो पहले तो ऐसे वही जाएगा, मतलब घटेगा। ठीक, हल्का घटेगा, मतलब यहाँ देखिए थोड़ा शार्प हो जा रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में है, इसलिए क्या हो जाए, थोड़ा शार्प हो जाए, थोड़ा लाइन के फॉर्म में बन जा रहा है। यहाँ पे क्या है, ऐसे घटता हुआ दिखा रहा है, यहाँ शार्प बन जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दीवार, क्योंकि एक नोट पाया जाएगा, इसलिए दीवार पे क्या होगा, टच हो जाएगा। ठीक, तो एक जगह क्या होगा, ऐसे नोट बन जाएगा आप पे, एक जगह से दीवार में टच होगा, फिर से क्या होगा, अपना बढ़ने जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा ग्राफ। ठीक, तो दोनों ग्राफ देख लीजिए, यदि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और रेडियस बीच ग्राफ बोले तो ऐसा बनेगा। ठीक, यदि आप खाली वेव फंक्शन और रेडियस बीच ग्राफ बोले तो ऐसे बनेगा। और ये किसके लिए, 2s के लिए है ये वाला ग्राफ, ये किसके लिए, 1s के लिए, 1s के लिए ऐसा सेम है दोनों में। ठीक, 1s में कोई दिक्कत नहीं है। 2s में क्या है, यही ग्राफ फिर से ऐसा मतलब ऊपर बढ़ के फिर घटने लगेगा, जो यहाँ पे है उसको एकदम क्लियर आगे तक बढ़ा देगा बस। ओके, देखिए नीट 2013 का क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा नहीं हूँ यहाँ पे। क्या है, द नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड इन द 3p ऑर्बिटल आर इज, तो हमको बोला नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड, स्पेरिकल नोड को भी बोलते हैं, रेडियल नोड भी बोलते हैं स्पेरिकल नोड को। तो नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड हमें बोला ये कितना होगा, हमसे यही बोला है। तो स्पेरिकल नोड बराबर क्या होता है, n-l-1 होता है। ठीक, क्या है, 3p है, तो 3 n की वैल्यू क्या है, 3 है, p है, तो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 3 -1 -1 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा, कितना होगा, 1 बचेगा। ठीक, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1। ठीक, तो इजी क्वेश्चन है। ये 2019 उड़ीसा क्वेश्चन है, उड़ीसा में तो हार्ड होता है, तो हार्ड कुछ नहीं है। क्या है, द ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स, उसमें कितने एंगुलर नोड्स है, 3 एंगुलर नोड्स हैं, एंड टोटल नोड्स कितने हैं, 3 है। तो 3 एंगुलर नोड्स है, 3 टोटल नोड्स हैं। तो हमको बोला क्या होगा, 3s होगा, 3p होगा, 4f होगा, ये सब हमसे पूछा है क्या होगा। ठीक, एंगुलर नोड कितने हैं, 3 है। तो आपको पता है एंगुलर नोड क्या होता है, एज ए मुथर क्वांटम नंबर के बराबर होता है।
एंगुलर नोड क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। ठीक, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमको मिल गई, यहाँ कितने हो गए, 3 मिल गए। इतना एंगुलर नोड्स है वही हमारा क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। तो हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितने मिल गई, 3। तो एल बराबर 3 किसके लिए होता है, एफ के लिए होता है। आपको ये बात पता होना चाहिए, एफ के लिए क्या होता है, एल की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। ठीक, अब बात करते हैं टोटल नोड क्या है। टोटल देखिए ऐसे भी आप ऑप्शन यही मार सकते हो क्योंकि एफ एक ही में है, सीधे मार के हम निकल सकते हैं, एफ किसी में नहीं है। ठीक, बात करते हैं पूरा अच्छे से देख लेते हैं। टोटल नोड कितना है, ये कितना है, टोटल नोड 3 है। ठीक, टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस 1 होता है टोटल नोड। टोटल नोड कितना है, 3 दे दिया, 3 बराबर क्या होगा, 3 बराबर क्या होगा, एन माइनस 1 हो जाएगा, एक 1 को इधर भेजिए तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो एन की वैल्यू कितनी है, 4, यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, 4 एफ बन जाएगा हमारा। ओके, ये है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब बात करते हैं सेफ और ऑर्बिटल। तो एनसीईआरटी में सभी का सेफ बेकार है, इसके बारे में बहुत लंबा लेक्चर में आपको लिखा गया, एकदम बेकार है। ठीक, इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी में सभी सेफ के बारे में बताया है। तो आपको अभी मैंने बताया था जो एस का सेफ, ये सेफ कौन बताता है आपको, ये मैं बता दूँ, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, ये सब मैंने बता दिया है सेफ। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यस। यस सब सेफ जो होते हैं, इसका सेफ कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। और यस में क्या होता है, केवल एक ऑर्बिटल पाए जाते हैं। यस में क्या होता है, खाली एक ऑर्बिटल पाया जाता है, और इसका सेफ कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। इसमें बात करें नो एंगुलर नोट्स, इसमें किसी प्रकार एंगुलर नोट्स नहीं होते हैं। एंगुलर नोट्स आप जानते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। ए से एंगुलर नोट्स, ए से एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एंगुलर यानी यस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू मतलब 0 होती है इसके लिए। ठीक, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एंगुलर नोट्स नहीं होता है। तो ये आपको पता है कि यानी एनसीईआरटी लाइन है कि यहाँ पे कोई एंगुलर नोट्स नहीं होगा एस वाले में। ठीक, ऐसे भी इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं थी, पर एनसीईआरटी लाइन है इसलिए मैंने यहाँ लिखा हूँ। ठीक, ये है आपका एस के बारे में, एस के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया है। बात करते हैं पी के बारे में। तो पी में क्या होता है, 3 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। ठीक, इसका शेप कैसा होता है, डम्बल, डम्बल शेप होता है। ठीक, अब देखिए मैं बता दूँ, एक होता है एक्स एक्सिस में, ठीक, एक होता है वाई एक्सिस में, एक होता है जेड एक्सिस में, इसलिए इसको बोलते हैं पी एक्स, इसको बोलते हैं पी वाई, एक इसको बोलते हैं पी जेड बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि ईच हैव वन नोडल प्लेन। तो सभी के पास एक एक नोडल प्लेन होगा। अब बात करते हैं नोडल प्लेन है क्या। नोडल प्लेन मतलब ऐसी जगह से आप इसको काटिए, ऐसे जगह काटिए जहाँ पे क्या नोड्स पाया जाए। नोड मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए, ऐसे जगह से उसको काटिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको ना मिले, या जहाँ पे नोड हो उसके नोड के पास से उसको कट कीजिए, उसके नोड्स के पास एक प्लेन लगा दीजिए या कट कीजिए, उसे ही कहते हैं नोडल प्लेन। ठीक, नोड क्या होता है आपको ये पता है नोड क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इस साइड, इधर इधर इलेक्ट्रॉन होंगे पर इधर साइड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बीच में। इधर से आप काट सकते हैं, तो इधर से आप प्लेन लगा दीजिए, ऐसे इधर लगा सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आप इधर लगा सकते हैं यदि जेड एक्सिस है। तो सभी के पास क्या होगा, एक एक प्लेन तो होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं सभी के पास एक एक प्लेन है, नोडल प्लेन सभी के पास है। ठीक, यदि बात करें पी एक्स में, तो पी एक्स में क्या है, वाई जेड नोडल प्लेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस में इसमें क्या होगा, वाई और जेड के बीच नोडल प्लेन होगा, वाई और जेड के बीच। ठीक, क्योंकि आप प्लेन लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, एक चौकोर में होगा ना, एक इधर वाई है और इधर क्या है, यदि ये एक्स है तो इधर क्या होगा, इधर इधर क्या है, वाई है, इधर क्या है, जेड है, तो वाई और जेड के बीच प्लेन होगा। ठीक, एक 3D स्ट्रक्चर में आपको नहीं समझा सकता, बस ऐसे प्लेन काटेंगे तो ऊपर क्या है, जेड है, और ये क्या है, वाई है, एक्स में तो है ही है। ठीक, तो प्लेन कहाँ होगा, वाई और जेड होगा, बस ऐसे सिंपल से याद कर लीजिए। मैं यहाँ पे 3D नहीं दिखा सकता आपको। तो क्या होगा, यदि एक्स है तो वाई जेड नोडल प्लेन होगा, मतलब वाई और जेड में नोडल प्लेन होगा, भी एक ही एक प्लेन होगा। यदि बात करें कि पी वाई है, तो पी वाई में क्या होगा, जेड एक्स नोडल प्लेन होगा, जेड एक्स वाला नोडल प्लेन होगा। ठीक, मतलब एक ही नोडल प्लेन है, ऐसा मत बोलिए जेड और एक्स में, जेड एक्स नोडल प्लेन है। ओके, इसको बोलते हैं जेड एक्स नोडल प्लेन। इसमें बात करें तो यदि जेड में तो क्या होगा, एक्स वाई नोडल प्लेन हो जाएगा, क्या होगा, एक्स वाई नोडल प्लेन होगा। तो सभी पास एक एक नोडल प्लेन है, बस याद कर लीजिए। मैं 3D आपको नहीं दिखा सकता इसमें। अब देखिए आपका एनसीईआरटी लाइन है, सभी एनसीईआरटी की मैंने लाइन को यहाँ पे कवर किया है। मैं माइक बोलते बोलते पीछे चला जा रहा है बार बार, इसीलिए सुनाई कम दे रहा होगा। तो देखिए मैंने मतलब आपको मतलब एक मैंने यही बोला था कि सभी के पास क्या होगा, एक एक प्लेन होगा। ठीक, सभी के पास एक एक प्लेन होगा, मैंने ये सब बता दिया। ठीक, अब बात करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में क्या दिया है, पी, एनसीईआरटी लिखता है क्या, पी ऑर्बिटल्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 2 सेक्शन का लोब्स। तो पी ऑर्बिटल्स के पास 2 सेक्शन होते हैं, उसको लोब्स कहते हैं। एक लोब सी है, एक लोब सी है। तो पी ऑर्बिटल के पास क्या होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लोब्स कहते हैं। आप देख सकते हैं, इस एनसीईआरटी की लाइन है, तो समझाने के लिए मैं बोल दिया। डेट आर आइडर साइड ऑफ प्लेन, जो क्या होता है, प्लेन के आइडर साइड होते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था प्लेन है, इसके आइडर साइड होंगे, दोनों तरफ क्या होंगे, क्या होंगे, लोब्स होंगे। ठीक से ये बोलता है लोब्स, डम्बल से बोलता है इसे लोब्स। जबकि सर्कल स्पेरिकल है तो स्पेरिकल में अब यहाँ देख सकते हैं, यस में क्या होता है, स्पेरिकल होता है, तो इसमें कोई लोब्स वोब्स नहीं होगा। जब ये इसका कैसा होता है, इसका डम्बल शेप होता है। ठीक, इसमें क्या होगा, यही बोलता है एनसीईआरटी क्या बोलता है, मैं आपको दिखा दूँ। तो बोलता है पी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन का लोब्स। इस पर 2 सेक्शन होते हैं, उसको क्या कहते हैं, लोब्स। यहाँ आप देख सकते हैं 2 सेक्शन, इसको लोब्स कहते हैं।
दैट आर आइदर साइड ऑफ प्लेन, दोनों क्या होते हैं प्लेन के आइदर साइड होते हैं। दैट आर पास थ्रू द न्यूक्लियस, जो क्या होता है न्यूक्लियस से पास करते हैं। ठीक, अब देखिए नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए ये क्या है, नोडल प्लेन के बारे में बता देते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। नोडल प्लेन क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज जीरो ऑन द प्लेन आल्सो कॉल्ड नोडल प्लेन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पे क्या हो, जीरो, उसे क्या कहते हैं, तो उसी प्लेन को क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। तो कोई ऐसा प्लेन जिसके अबाउट क्या हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ्रैक्शन, या फिर इसको ऐसे भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पानी की डेंसिटी क्या हो, जीरो हो, उसे ही क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। ठीक, तो यही मैंने आपको सब कुछ बताया है जो आपके एनसीईआरटी में है। अब हम बात करते हैं डी सबसेल के बारे में। ठीक, ये सर एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन भी आपके नीट में आया है। ठीक, और इस पर असोसिएशन रीजन क्वेश्चन भी बनने का बहुत चांस है। ठीक, अब आते हैं डी सबसेल। डी सबसेल में क्या होता है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के पास, ये आपको मैंने बताया। इसका शेप क्या होता है, डबल डंबल शेप होता है। ठीक, डबल डंबल शेप। ठीक, तो 5 तरह के होते हैं, 5 ऑर्बिटल, यानी क्या होता है, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड होता है। तो देखिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों क्या होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। इन बिटवीन द एक्सिस, देखिए मैंने फिगर बना के दिखाया हूँ, इन बिटवीन द एक्सिस। देखिए ये एक्स वाई के बीच में एक्सिस में, इनके बीच में, इसलिए इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स वाले क्या होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। देखिए ये वाई और जेड के बीच के एक्सिस में है, ये क्या है, जेड और एक्स के बीच के मतलब एक्सिस के बीच में है। ठीक, तो देखिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड, ये क्या होता है, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। ठीक, बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये क्या होते हैं, ऑन द एक्सिस, मतलब एक्सिस पे ही होंगे। ओके, तो देखिए ये तीनों जो होते हैं एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये क्या होता है, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इन एक्सिसों के बीच में होते हैं। ठीक, जबकि ये क्या होता है, एक्सिस पे ही पाए जाते हैं। कौन, डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये क्या होता है, एक्सिस पे ही पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, देखिए ये क्या होगा, एक्स में होगा। ठीक, एक्स में भी होगा और क्या होगा, वाई में होगा, इसलिए इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और भी क्या होगा, इनके एक्सिस में होगा, इसलिए इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलते हैं ये वाले को। ठीक, मैंने आपको फिगर बना दिखा दिया। अब देखिए ये चारों जो हैं, देखिए एक्स वाई वाला है, वाई जेड वाला है, एक्स वाई वाला है, जेड वाई वाई जेड वाला है और जेड एक्स वाला है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला है। ये चारों जो हैं, ये चारों का देखिए शेप क्या है, डबल डम्बल शेप का है। डबल डम्बल शेप का है ये चारों का शेप। लेकिन जो डी जेड स्क्वायर होता है, इसका डबल डम्बल नहीं होता है, कुछ अजीब सा होता है। केवल एक डम्बल तो होगा, साथ ही साथ क्या होगा, एक डम्बल होगा, वो भी क्या होगा, वाई में होगा, अरे सॉरी जेड में होगा। एक डम्बल होगा, वो भी किस में होगा, जेड में होगा। और एक होगा, एक क्या होगा, एक्स वाई में क्या होगा, एक प्लेन होगा, सर्कुलर प्लेन बना लेगा। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर डबल डम्बल नहीं होता है। बाकी ये चारों का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल डम्बल होता है। ठीक, लेकिन इसका डबल डम्बल नहीं होता है। एक क्या होगा, एक सिंगल डम्बल होगा और एक क्या होगा, प्लेन होगा एक्स वाई में। सिंगल डम्बल होगा और क्या होगा, एक्स वाई में प्लेन होगा। तो वही एनसीईआरटी लिखता है। तो देखिए ये तीनों क्या है, एक्सिस में है, एक्स वाई वाई इन बिटवीन द एक्सिस है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इन बिटवीन द एक्सिस है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर क्या होते हैं, मतलब ऑन द एक्सिस में होते हैं, मतलब एक्सिस में होते हैं। ठीक, बात करते हैं ये चारों का शेप सिमिलर होता है ये चारों का। ठीक, मतलब ये चारों सिमिलर होता है, लेकिन इसका शेप कैसा होता है, केवल एक डंबल होता है, मतलब ये चारों क्या होता है, डबल डंबल होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, एक डंबल होता है और इसमें क्या होता है, एक एक्स वाई में क्या होता है, प्लेन आ जाता है। ठीक, तो एनसीईआरटी एकदम इंपॉर्टेंट लिखता है, एकदम साफ साफ एनसीईआरटी लिखता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर शेप आर सिमिलर। तो इन चारों का शेप क्या होता है, सिमिलर होता है, अभी कैसा होता है, डबल डंबल शेप का होता है। ये चारों का शेप सिमिलर है, बट डी जेड स्क्वायर है डिफरेंट इन शेप। लेकिन डी जेड स्क्वायर का शेप कैसा होता है, डिफरेंट होता है। इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसमें नीट में आपके क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक, ये चारों का शेप सिमिलर होता है, लेकिन डी जेड स्क्वायर का शेप डिसिमिलर होता है। बात करते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर आर टू नोडल प्लेन। तो ये चारों के पास देखिए, ये चारों का शेप भी सिमिलर है, लेकिन ये चार और साथ ही साथ क्या है, ये चारों का क्या है, इन चारों के पास दो नोडल प्लेन होंगे। नोडल प्लेन ऐसे ही बताया था कि क्या होता है, ऐसा प्लेन जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन पाने की डेंसिटी खत्म ना हो। ठीक, यानी ऐसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए, उसे कहते हैं नोडल प्लेन। ठीक, यहाँ क्या हो, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये चारों का इन चारों के पास क्या होता है, दो नोडल प्लेन होते हैं। लेकिन डी जेड स्क्वायर और नो नोडल प्लेन, डी जेड स्क्वायर प्लस कोई नोडल प्लेन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखिए, एक तो पहले जेड एक्सिस में एक डंबल और बाकी क्या है, एक्स वाई में क्या बना लिया, प्लेन बना लिया। मतलब सभी तरह क्या है, ये सभी जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ भी क्या है, डी जेड स्क्वायर में क्या होगा, नोडल प्लेन नहीं होगा। ठीक, तो एक बार फिर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन, दो इंपॉर्टेंट नोट है। पहला यही है, मैं फिर से बोलूँ, पहला ये है कि डी जेड एक्स, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का शेप क्या होता है, सिमिलर होते हैं। ये चारों शेप सिमिलर होते हैं, डी जेड स्क्वायर का शेप अलग ही होता है, मतलब गजब ही होता है। ठीक, बात करते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एंड डी एक्स
स्क्वायर वाई स्क्वायर सभी के पास क्या होता है, दो नोडल प्लेन होते हैं इन चारों के पास। लेकिन जो डी एक्स स्क्वायर होता है, डी जेड स्क्वायर होता है, इसके पास कोई नोडल प्लेन नहीं होता है। ठीक, डी जेड स्क्वायर के पास कोई नोडल प्लेन नहीं होता। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नोड है, इंपॉर्टेंट आपको लिखना होगा, याद कर लीजिए। अब देखिए नोड एक इंपॉर्टेंट है, डी जेड स्क्वायर यदि आपकी एम की वैल्यू आपको पता होगी, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, मैंने यहाँ बनाया 5 ऑर्बिटल्स, देखिए ये होते हैं। तो देखिए ये है एक्स वाई के लिए डी एक्स वाई है, ये है डी वाई जेड है। ठीक, लेकिन ये जो होता है डी जेड स्क्वायर होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये क्या होगा, -1, मैं यहाँ इधर लिख दे रहा हूँ, सॉरी -2 -1 0 +1 +2 होता है ना। ठीक, तो ये हो गया आपको, मान लीजिए डी वाई जेड हो गया, डी जेड एक्स हो गया, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये देखिए जो जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर, इसकी एम की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये भी आप याद कर लीजिए। ठीक, तो तीसरा नोट पॉइंट यही है कि एम की वैल्यू डी जेड स्क्वायर के लिए क्या होती है, जीरो होती है। ठीक, एम की वैल्यू डी जेड स्क्वायर के लिए क्या होती है, जीरो होती है। तो 3 इंपॉर्टेंट है, पहला यही है कि ये चारों जो होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर, ये चारों शेप सिमिलर होता है और डी जेड स्क्वायर शेप अलग होता है। ठीक, दूसरा है कि डी जेड एक्स डी वाई जेड डी जेड एक्स, ठीक, और डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये चारों का सभी मतलब चारों के पास क्या होता है, दो नोडल प्लेन होते हैं, क्योंकि डी जेड स्क्वायर के पास कोई नोडल प्लेन नहीं होता। इतना बार मैंने बोल दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा नोट यही है, डी जेड स्क्वायर के एम की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए। देखिए नीट 2022 का क्वेश्चन है, सो कई लोगों ने दिया होगा ये एग्जाम। ठीक, नीट 22 का एग्जाम। ठीक, बात करते हैं ये क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमको बताना है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या बोला है, ऑल द फाइव डी ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4D ऑर्बिट। तो हमें बोला जितने भी 5D वाले जितने हैं, 5D में जितने भी होंगे, डी में क्या होगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जितने भी 5 वाले मतलब 5G जो है, उसका साइड अलग है, डिफरेंट है किससे, 4D के। तो सही बात है, यदि एन ही अलग हो गया, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग हो गया, तो साइज अलग होगा ही। तो सही बात है, वही बोला है, ऑल द 5D ऑर्बिट आर डिफरेंट इन साइज, जितने भी 5D ऑर्बिट हैं, सॉरी मैंने क्या बोला, ऑल द 5D ऑर्बिटल आर डिफरेंट, तो जितने भी 5D वाले जो ऑर्बिटल है, जो डिफरेंट होगा उनका साइज वैन कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4D। तो 4D के कंपेयर में क्या होगा, 5D का साइज अलग ही होगा, क्योंकि एन अलग है तो साइज अलग होगा। क्योंकि एन कौन बताता है, अरे ये एन मतलब कि साइज कौन बताता है, एन बताता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ये आगे का ही अलग है, तो मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही अलग है, तो साइज क्या होगा, अलग होगा। एकदम डिटेल में आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक, यानी ये ऑप्शन भाई सही है, भाई अलग होगा, डिफरेंट होगा, एन अलग है। दूसरा क्या है, all the 5 4D orbit have similar to the respective 3D। तो सही बात है, ये भी डी का है, ये भी डी का है, तो जब इनका शेप आपस में क्या होगा, सिमिलर ही होगा। तो जितने भी 5D में जितने होंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड, सभी के शेप क्या होंगे, सिमिलर होंगे 3D के, क्योंकि जो इसके पास शेप होगा, मतलब एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा, जेड एक्स होगा, वही इसके पास होगा, क्योंकि दोनों क्या है, डी वाले हैं। तो क्योंकि ये क्या होता है, यही एजीमुथल क्वांटम नंबर ही हमें क्या बताता है, शेप बताता है। डी सेम है तो क्या होगा, शेप सेम होगा। तो ये सब ऑलरेडी मैं शुरू में ही बताया था आपको। ठीक, मैंने बोला था इसका इस्तेमाल होगा बहुत जगह पे। ठीक, यानी जब डी सेम है तो इसका शेप क्या होगा, सेम होगा। तो शेप और साइज एकदम क्लियर रखिए। ठीक, तीसरा क्या है, इन एन एटम आर द गिवन 5 3D ऑर्बिटल आर द इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। तो क्या बोला, जितने भी 5D है, जितने भी पाँचों डी के 3D वाले हैं, उनके क्या होंगे, इक्वल होंगे एनर्जी। तो सही बात है, फ्री स्टेट में एनर्जी क्या होंगे, इक्वल होंगे। डी के सभी क्या हैं, डी 3D वाले ही हैं। तो 3D में क्या होगा, एक्स वाई वाला हो, चाहे वाई जेड वाला हो, चाहे जेड एक्स वाला हो, जितने भी हो, सभी के क्या होंगे, एनर्जीज इक्वल होंगे, क्योंकि सभी 3 में ही हैं। ठीक, तो वही बोला, इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिट आर द इक्वल इन एनर्जी इन द फ्री स्टेट। सही बात है। ठीक, यदि आपको एनसीईआरटी पता होगा, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, तो मैंने आपको यहाँ पे ही क्लियर कर दिया, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक, एनसीईआरटी लाइन में यही मैं हल्का छोड़ा था, इसको मैंने क्वेश्चन में दिखा दिया, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से बनाई है, ये एनसीईआरटी की लाइन का है सभी। ठीक, एनसीईआरटी की लाइन में यही ये सब दिया है, तो ये सब मैं आपको जानते ही था, तो इसके बारे में मैंने नहीं बताया। ठीक, ओके, अगर ये वाला अभी तो मैंने आपको लाइन एकदम अभी डिस्कस किया है, अभी मैं आपको बताऊँगा ये क्या है। द शेप ऑफ द डी एक्स वाई dy z and dzx orbit are the similar to the each other of dz square each other and the dx square and dz square are the similar to each other। तो देखिए क्या बोल रहा है, डी वाला, द शेप ऑफ द एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स वाला जो है, ऑर्बिट आर द सिमिलर टू ईच अदर। बोला ये तीनों का क्या है, आपस में क्या है, शेप सिमिलर है। ठीक, एंड क्या हो रहा है, डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर द सिमिलर टू ईच अदर। और इन दोनों डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर का आपस में सिमिलर है, गलत बात है। जबकि ये चार हो गए, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये चारों सिमिलर है।
जबकि इसका क्या है, डिसिमिलर है। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक, इसमें जबकि बोला कि ये एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स का आपस में सिमिलर है, जबकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर का आपस में सिमिलर है, तो यही ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ओके, तो ये आपके पूरे एनसीईआरटी के एक एक लाइन कवर की है मैंने। ओके, अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है एक लाइन से, मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे दिखा दिया कि एक लाइन है ये एनसीईआरटी का, इससे क्वेश्चन बना है। दे नीड टू लर्न 13 क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द पेयर डी ऑर्बिट विल हैव, दे नीड टू लर्न 13 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। इसमें कौन सा मतलब डी ऑर्बिटल इसका अलोंग द एक्सिस होगा, वही पूछा है कि जिसका ऑर्बिटल जो है अलोंग द एक्सिस होता है, तो किसका होता है, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों क्या होता है, अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक, तो ये था आपके क्वेश्चन। अगर तीन प्रिंसिपल इसको मैं एक साथ क्लियर करता हूँ। अब आता है आपका अबाहो का प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने सब पढ़ लिया कैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं। अभी हमको बताएगा कैसे ओरिएंटेशन है, कि 1 ऐसे 2 ऐसे 2 p है 2 3 है, ये सब हमको बताएगा कि कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे जाते हैं, ये हमको बताएगा। तो इन्होंने यही बताया, अबाहो ने एकदम बहुत अच्छे से बताया। इन्होंने क्या बताया, गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन्होंने ये सबसे पहले बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना आपको अच्छे से, इन्होंने ये बताया। ठीक, क्या बताया इन्होंने, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ द देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इन ग्राउंड स्टेट में मतलब उसके जो एटम को हम किस तरह भरेंगे, एटम, इन्होंने क्या बोला कि किसी ग्राउंड स्टेट में एटम के ऑर्बिटल को हम कैसे भरेंगे, पहले उसके एनर्जी के बढ़ते ऑर्डर के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रखेंगे। इन्होंने यही बोला कि किसी एटम को आपको भरना है, किसी एटम के ऑर्बिटल को भरना है, उसके किसी एटम के इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को भरना है, किसी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, तो कैसे भरेंगे, उसके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते जाएंगे। ये एनसीईआरटी लाइन है, उसके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप भरते जाएंगे। ठीक, वही आपका है। तो यानी ऐसे ही इन्होंने बता दिया, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते जाएंगे। तो देखिए ये सबसे कम इसकी एनर्जी, यानी 1 ऐसा है, 2 ऐसा है, 2 p है, 3 है, 3 p ऐसे एनर्जी बढ़ता जा रहा है। तो एनर्जी के बढ़ते क्रम में आप बढ़ते इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे, यही इन्होंने बताया था अबाहो ने। ठीक, इन्हीं के हिसाब से इसको कैसे एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है मैं ये बता दूँ। ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होता है, n+1 n+l, n+l की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वही उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक, n+l ही हमको क्या बताता है, एनर्जी को बताता है। जहाँ n क्या है मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे 1 ऐसा है, इसकी एनर्जी कम होगी, इसके n की वैल्यू क्या है 1 है, l की वैल्यू क्या है 0, तो यानी 1 हो जाएगी इसके लिए। इसके बाद इसके लिए 2 हो जाएगी, और इस n की वैल्यू क्या है 2 है, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसके लिए क्या होगा 2 हो जाएगी एनर्जी। ठीक, तो भाई इस ऐसी एनर्जी के बढ़ते ऑर्डर में रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। ठीक, अब देखिए भाई इन्होंने बताया, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि n+l के फॉर्म में हम भरते जाते हैं इलेक्ट्रॉन को, n+l के फॉर्म में भरते जाते हैं। इफ़ यदि क्या हुआ n+l वैल्यू आर द सेम फॉर द टू कॉन्फ़िगरेशन देन एनर्जी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n। ये मैंने दो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ गया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे, दो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ गया जिसका क्या है n+n को अपने जोड़ा, n+l को अपने जोड़ा, उसकी वैल्यू सेम आ गई, तो हम किस पे डिपेंड करेगा, तब n पे डिपेंड करेगा, जिसकी n की वैल्यू तब ज़्यादा होगी वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, देखिए एक है 3p एक है 4s। 3p का आप यदि करेंगे n+l की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 3, p के लिए होगा l की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, एंड 3 + 1 क्या हो गया 4। ठीक, ऐसी है 4s। 4s की बात करें तो 4s में क्या है 4 हो जाएगा, n की वैल्यू 4, s की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक, यानी सॉरी यानी n+l की वैल्यू यानी एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई 4, तो इसके लिए 4 आ गई, इसके लिए 4 आ गई। अब बात करते हैं किसकी एनर्जी ज़्यादा है, अब दोनों के लिए 4 आ गई तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। अब मान लीजिए यदि n+l की वैल्यू सेम आ गई तो आपका कौन डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, जिसके n की वैल्यू ज़्यादा है, यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि n की वैल्यू इसकी ज़्यादा है, इसलिए अब क्या होगा यही इसी की एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी, एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। ओके, तो ये आपका रूल है। अब यही आपको एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी 4s की ज़्यादा होगी 3p पे, तो हमेशा एनर्जी के ऑर्डर में भरते जाते हैं, यानी देखिए एनर्जी ऐसे बढ़ते हैं, मतलब 1s से ज़्यादा किसकी एनर्जी 2s है, 2p ऐसे एनर्जी के ऑर्डर में भरते जाएंगे। ओके, अब देखिए नीट में आपके बहुत बार क्वेश्चन इस पे ही आए हैं, n+l वाले रूल पे ही बहुत बार क्वेश्चन है। क्या है, द ऑर्डर ऑफ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ एन एटम विल बी। तो हमको बोला ऑर्डर क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन को भरने का ऑर्डर क्या होगा, किसी ऑर्बिटल में क्या होगा, हमको ये बताना है सही ऑर्डर क्या होगा। ठीक, तो मैंने बोला हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते जाते हैं, एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे मान लीजिए इसी ऑप्शन में देख सकते हैं, इसमें क्या है 4s है, 3d है, 4p है, 5s है, 5d है, एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते जाएंगे। ठीक, ऐसे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो देखिए ये क्या है 4s है, तो 4 और s की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ कहाँ मैंने लिखा हूँ, सॉरी मैंने यहाँ लिखा हूँ, ये है 4s। 4s में क्या होगा 4 की वैल्यू मतलब
एन की वैल्यू 4 है और एस वैल्यू 0, यानी इसकी वैल्यू हो गई आपकी 4। ठीक, ये होगी 4। अगला है 3D। 3D देख लेते हैं। 3D इसमें एन की वैल्यू कितनी है 3 और डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है 2, यानी होगी इसकी एनर्जी वैल्यू 5। ठीक है, 3 है नहीं 4 है, 4 के बाद 5 आ गया, सही है। चलिए अब बात करते हैं 4P। 4P की बात करते हैं तो इसमें एन की वैल्यू कितनी है 1 है, सॉरी एन की वैल्यू कितनी है 4 है और एल की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 4 + 5 और इसकी वैल्यू क्या होगी 5 होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे क्या हो, जब एनर्जी सेम आ जाए तो हम किस पे डिपेंड करता है, आपका एन पे डिपेंड करता है। जिसके एन की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका ज़्यादा होगा। ठीक, इसलिए इसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसके एन की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक, जब क्या होगा एनर्जी सेम हो जाए, इसके भी 5 आ रही है, इसकी भी 5 आ रही है, जोड़ने पे एन + एल, तो किस पे डिपेंड करेगा, एन पे डिपेंड करेगा क्योंकि इसका एन ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होगा आगे होगा इससे। ठीक, अब बात करते हैं अगला क्या है 5s। अब देखिए 5s है तो 5 सॉरी एन की वैल्यू की होगी 5 और एस की वैल्यू की होगी 0, यानी इसकी भी वैल्यू होगी 5। अब देखिए इसकी भी वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, अब लेकिन इसके भी एन की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा ये इसके आगे आ जाएगा। ठीक, देखिए तीनों की वैल्यू 5 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, स्टॉप करके देख लीजिए, नहीं समझ आएगा। बात करते हैं 4D की, तो 4D के लिए क्या होगा 4 और डी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 6, इसकी एनर्जी वैल्यू हो गई 6, तो इससे एकदम आगे आ जाएगा। ठीक, तो इसी ऑर्डर में आपका रखा जाएगा, आंसर क्या होगा बी। ओके, तो इसी है बस। अब बॉक्स ये बता सकते हो कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ये बताता है अब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के और बढ़ते ऑर्डर में बढ़ा जाता है, ये हमको अब बता। अब बात करते हैं हुंस लॉ ऑफ मल्टीसिटी मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। देखिए जो अबाहु थे उन्होंने बताया एनर्जी का, एनर्जी के बढ़ते ऑर्डर में ऑर्बिटल को बताया, किस तरह ऑर्बिटल को अरेंज किया वो बताया अबाहु ने। तो देखिए जो हुंड होते हैं वो बताते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो उन्होंने बता दिया ऑर्बिटल, एनर्जी का ऑर्बिटल के हिसाब से कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बता दिया आपको अबाहु ने। अब लेकिन हुंड बताते हैं किस तरह इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ऑर्बिटल्स में, किस तरह इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। वैसे मान लीजिए पी है, यदि आपको दे दिया 3, मान लीजिए कोई ऐसे है 3p4 है, 3p4 है, ऐसा कोई हो गया, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, पी में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ऐसा नहीं भर सकते हैं कि मान लीजिए अब 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं पी में, तो आप ऐसा नहीं भर सकते हैं 1 1 2 3 4, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो 1 2 3 4 आप ऐसे नहीं भर सकते हैं। ठीक, आपको भरना होगा जब भी, तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, वही ये बताते हैं क्लियर कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे। बोलते हैं सबसे पहले आप एक हुंड क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसको फिर पेयरिंग करेंगे। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब वो हो जाएगा तो उसके बाद उसको पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो उसको पेयरिंग करेंगे। तो मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर क्या होगा एक ऐसा हो जाएगा, फिर एक ऐसे आएगा। ओके, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग करेंगे, यही बोलते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में लिखा है, क्या बोलते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, पेयरिंग करना है किसी इलेक्ट्रॉन का इन ऑर्बिट, बिलोंग टू सेम सबसेल, यदि सेम सबसेल में होना चाहिए, बिलोंग टू सेम सबसेल, डोट नॉट टेक प्लेस अंटिल each orbital belong to the subcell has got one electron in I single occupied। तो वही बोलते हैं कि यदि आपको पेयरिंग करना है, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करना है, तो उसको पहले आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन डी में है तो एक इलेक्ट्रॉन आप पहले भर दीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए 3d7 है, 3d7 एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, उसके बाद आप पेयरिंग करेंगे। ठीक, उसके बाद आप पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, यदि 7 है यदि 7 हो जाएगा, 5 2 7, उसके बाद तो यही बोलते हैं। और ये एक साफ चीज़ ये भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि पहले यस में गए, यस में इलेक्ट्रॉन भरे, फिर इसमें चले गए, फिर इसमें चले गए, ऐसा नहीं, पहले यस को पूरा कीजिए। ठीक, फिर उसका इसमें पी में आएंगे, वही बोलते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट बिलोंग टू सेम सबसेल, तो आपको बिलोंग होना चाहिए सेम सबसेल में, डज नॉट टेक प्लेस अंटिल। देखिए जो एनसीईआरटी लाइन लिखा है इसी मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ एकदम सिंपल हिंदी में। क्या बोलते हैं कि पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं हो सकता। देखिए यही बोलते हैं, एंड बोलता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट बिलोंग टू सेम सबसेल डज नॉट टेक प्लेस, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग तब तक आप नहीं हो सकता जब तक क्या हो, वही डज नॉट टेक प्लेस अंटिल, जब तक क्या हो ईच ऑर्बिट बिलोंग टू दैट सबसेल हैज़ गॉट वन इलेक्ट्रॉन, यानी सिंगल ऑक्यूपाइड। मतलब किसी और मतलब किसी भी ऑर्बिटल को आप पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते हैं, तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक क्या हो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए, यही आपका एनसीईआरटी बोलता है। ठीक, अब देखिए लास्ट आपका थ्योरी है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके बारे में बात करते हैं, ये लास्ट आपका है। ठीक, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर। इन्होंने बोलते हैं पॉली क्या बोलते हैं कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती, किसी भी दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, कभी दो अलग अलग एटम है, उसके चारों, यदि मान लीजिए कोई एक नाइट्रोजन है कोई हाइड्रोजन है, उसके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती।
यदि क्या हुआ एन एल एम, यदि इन तीनों की वैल्यू सेम हो भी गई तो आपका स्पिन अलग होगा। वही एनसीईआरटी बोलता है नो ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्योंकि दो अलग अलग एटम के लिए सेम नहीं हो सकती। ओके, ये नीट का क्वेश्चन है, क्या है, इन एन अ गिवन एटम, देखिए क्या है क्वेश्चन, इन एन अ गिवन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ द ऑल 4 क्वांटम नंबर दैट इज कार। तो किसने बताया था, ये हमको बताना है कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती दो अलग अलग एटम के लिए। ये किसने बताया था, पाउली ने बताया था। आपका आंसर क्या होगा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है। अब हम बात करते हैं हाई, देखिए ये वाला जो है ये टॉपिक आगे ही था, ठीक, मतलब ये आपको पहले लेक्चर में ही देना था पर वहाँ पे मैं नहीं दे पाया था क्योंकि लंबा हो गया था लेक्चर, इसको एकदम आखिरी में दे दिया। ये भी एक थ्योरी है इसीलिए, ठीक। ये है आपका हाइगन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक। हाइगन क्या कहते हैं, हाइगन बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इज स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली क्या एक्स्ट्रा अरे क्या है एक्स्ट्रा, अरे मैं क्या लिख दिया, सॉरी एक्सैक्ट है, मतलब एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यही बोलते हैं, हाइगन क्या बोलते हैं कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप किसी भी एटम का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम निकाल सकें। यदि आप मोमेंटम निकालने गए तो उसके कुछ पोजीशन में गलती हो जाएगी, यदि आप पोजीशन निकालने गए तो उसके मोमेंटम में कुछ गलती आएगी। तो यही बोलते हैं कि आप एकदम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम आप नहीं निकाल सकते किसी भी एटम का। यदि आप निकालने गए तो उसमें क्या होगा, h/4 या इससे ज़्यादा की आपकी गलती हो सकती है यदि आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम आप नहीं बता सकते। कि पोजीशन निकालेंगे तो इतने पाई की आपके मोमेंटम में कमी आ सकती है, या यदि मोमेंटम निकालेंगे तो इतने h/4 पाई की मतलब पोजीशन में कमी आएगी, मतलब या इससे ज़्यादा की मतलब कमी होगी। मतलब एग्जैक्ट आप पोजीशन और एग्जैक्ट मतलब ये सॉरी पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम आप नहीं बता सकते हैं। इसी मोमेंटम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए डेल्टा एक्स क्या है पोजीशन है और डेल्टा के पी क्या है मोमेंटम है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी h/4 पाई होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स और मोमेंटम क्या होता है, एम बी होता है, तो डेल्टा एम डेल्टा भी हो जाएगा, एम इंटू बी हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल क्या होगा, h/4 पाई हो जाएगा, ठीक। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी, ठीक। यदि हम एम को नीचे भेज दें तो बराबर क्या हो जाएगा, h/4 पाई इंटू एम हो जाती है। ये तीनों फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं दिमाग में, ठीक। का ये क्वेश्चन लगा लेते हैं इस पर। तो देखिए नीट का क्वेश्चन है, ये क्या है, वो नीट 2013 क्वेश्चन है। द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन position is associated with uncertainty in momentum is equal to the 1 into 10⁻18 ग्राम सेमी इनवर्स, ठीक। द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज, हमको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बोल दिया है, ठीक। तो हमको मोमेंटम की वैल्यू दे दिया, हमको वेलोसिटी दे पूछ रहा है, ठीक। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दे दिया, यानी पी बड़ा एम बी एम सीधे लगा देंगे, ठीक। हमको ये फॉर्मूला की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमको मोमेंटम दे दिया है। मोमेंटम कितना दे दिया, 1 into 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स दे दिया, मोमेंटम दे दिया है, ठीक। आपको मास पता है, ठीक। तो आपको क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, तो यहाँ से आप मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। फिजिक्स का ये क्वेश्चन हो गया। पी बराबर क्या हो गया, एम डेल्टा बी, ठीक। यहाँ डेल्टा बी बराबर पूछो क्या हो जाएगा, पी अपन एम हो जाएगा। पी की वैल्यू कितना है, 1 into 10⁻18 है। एम की वैल्यू कितना है, 9 into 10⁻28 है। ये ऊपर गया 10⁻10 हो जाएगा, यानी एक और करेंगे तो 10⁻19, 10 यानी ये ऊपर हो गया 10 से 9 काटेंगे तो 1.1 इंटू 10⁻9 आएगा, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, इतना इजी क्वेश्चन है। देन नीट 2006 का क्वेश्चन है, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1 into 10⁻5 kg मीटर पर सेकेंड है। तो हमको मोमेंटम दे दिया है कितना है, 1 into 10⁻5 kg मीटर पर सेकेंड है। द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी, तो हमको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। हमको मोमेंटम दे दिया, हमको पोजीशन पूछा है क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर क्या होता है, h/4 पाई होता है, ठीक। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर क्या होता है, h/4 पाई, ठीक। डेल्टा हमसे पोजीशन की वैल्यू पूछ रहा है, अनसर्टेनिटी पोजीशन हमसे पूछ रहा है, डेल्टा एक्स पूछ रहा है, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, h/4 पाई इंटू डेल्टा पी हो जाएगा, ठीक। डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू कितना होती है 6.63 इंटू 10⁻34 होती है, इंटू 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है, और पी की वैल्यू आपको पता होगी, मतलब यहाँ पे दिया है कितना है 1 इंटू 10⁻5 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, बस टाइम नहीं है इतना, ऑलरेडी लेक्चर भरा हो गया है। और इसको सॉल्व कीजिएगा तब ये वैल्यू आएगी। अब इसको कर लीजिएगा, आगे बिना सॉल्व कीजिए मत जाइएगा प्लीज़। देखिए नीट 8 का क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन है, क्या है, इफ़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल। तो हमको बोल दिया कि जो अनसर्टेनिटी पोजीशन और मोमेंटम दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, आर इक्वल, देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो हमको वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, यही हमसे पूछा है। तो जो मोमेंटम की वैल्यू वही पोजीशन की वैल्यू, उनकी वैल्यू इक्वल है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या होता है, h/4 पाई होता है, ठीक।
हमसे बोला है कि जो मोमेंटम है वही पोजीशन की वैल्यू है। तो यहाँ डेल्टा एक्स की जगह हम, क्योंकि हमको वेलोसिटी पूछा है इसलिए यहाँ पे एक्स मत कर दीजिएगा, क्योंकि हमको वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है, इसलिए हमको पी के फॉर्म में लाना होगा। ठीक, यहाँ डेल्टा एक्स के जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा पी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा। ठीक, तो डेल्टा पी बराबर क्या होगा, एच रूट में हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई। ठीक, अब पी बराबर क्या होता है, एम इंटू डेल्टा भी होता है। ठीक, एम इंटू डेल्टा भी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक, अब एम को हम नीचे कर दीजिए, तो एच अपॉन 4 रूट एच अपॉन 4 पाई है दोनों। ठीक, और यदि आप एम को नीचे कर दीजिए तो डेल्टा भी क्या होगा, 1/m नीचे हो जाएगा, रूट एच अपॉन रूट 4 पाई था, 4 बाहर आ जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, तो 1/2m रूट एच अपॉन पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ओके, तो ये ऐसे बहुत ईजी जो क्वेश्चन आते हैं, अभी स्टॉप करके कर लीजिएगा। ठीक, तो हे गाइस, ये लेक्चर हम इधर ही ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के एक लाइन को इसमें कवर किया है। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इसको शेयर भी कीजिएगा अच्छा लगे तो, और लाइक भी कीजिएगा।